हेलो 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 बच्चों, बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के अगले पार्ट में। हमारा जो है जीओसी का ही पार्ट है वैसे तो, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो भाई साहब ऐसा है कि आप लोगों का जो 11th का रिवीजन चल रहा था, तो हाइड्रोकार्बन तक ही आपको रिवाइज करना था, जो कि आप कर चुके हो, क्योंकि क्वालिटेटिव तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं, तो क्या ही रिवाइज करोगे, है ना। तो क्वालिटेटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, फिर मार्च में इसका रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में क्या क्या पोर्शन होते हैं आपके? क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया और प्यूरिफिकेशन हो गया। ये बहुत ही आसान पोर्शन है, जीओसी के लास्ट में आता है ये वैसे, है ना, लेकिन बहुत आसान है। क्वालिटेटिव में हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम करते हैं मालिक डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहां डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट किया जाता है। और क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं? परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। और प्यूरिफिकेशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके सामने जो रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, इसके देखिए, लाइव लेक्चर की अलग बात होती है, रिकॉर्डेड में अलग तरीके से पढ़ना होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर अगर 1-1.5 घंटे का है तो ऑटोमेटिकली 2-2.5 घंटे का बन जाता है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो थ्योरेटिकल होंगी, कुछ बातें ऐसी होगी जो मैं लिखवाऊंगा, मैं साइड हट जाऊंगा, आप आराम से नोट करिएगा। मैं कभी सवाल दूंगा, आप पॉज करके सॉल्व करिएगा, जैसा बोला जाए वैसा करते जाइएगा। तो इस वाले पोर्शन पे भी आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज और टेस्ट वाला लेक्चर देख लिया होगा, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। और उसके बाद ये वाला लेक्चर आपके सामने आ ही रहा है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा और समराइज करके 2-3 पेज में इसको आप समराइज कर लेना पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना, बना लोगे आप, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे इसमें थ्योरी ऐड कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थ्योरी ये जो है वो आप पढ़ें, है ना। थ्योरी एक बार पढ़ लें, मैं आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में कि क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको करना है, तो कैसे करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही है, जानते हैं आप। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको हम इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन होगा जिसमें, उसको हम कॉपर के ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे, ठीक है। कॉपर के ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे तो ये क्या बना लेगा बताइए? कॉपर के ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे तो ये क्या बना लेगा? कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन आया है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा CO2 में, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम लगेंगे, ये CuO में करवाओगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि CO2 है या H2 है? इसके लिए कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे कार्बन का कन्फर्मेटरी टेस्ट ये होता है कि आप इसमें लाइम वाटर डाल दो, ठीक है। लाइम वाटर डाल दो तो मिल्की कर देता है, CaCO3 मिल्की होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन है। ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो बेटा हमें पता चल जाएगा कि कार्बन है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर कॉपर सल्फेट डालता हूं तो कॉपर सल्फेट का 5 वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है, 5 आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लू कलर का बनता है जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये ब्लू कलर बनता है, इसका नाम ब्लू विट्रियोल है। बहुत आसान है, 2 रिएक्शन है, सिंपल सिंपल सी। कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में। कार्बन, अगर मैं इसमें लाइम वाटर डाल दूंगा, मिल्कीनेस आ गई है तो मैं ये मान लूंगा कि कार्बन होगा। और अगर मैंने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दिया तो वो पानी के 5 मॉलिक्यूल लेकर के ब्लू कलर दे देता है, तो मैं मान लूंगा कि भैया हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर है? पॉज करके आप नोट करते जाना। रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसा होता है कि टाइम कम लगता है, आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका लेक्चर मान लो 1 घंटे का है तो वो ऑटोमेटिकली 2 घंटे का हो जाता है, क्योंकि लाइव लेक्चर में तो हम क्या करते हैं, टाइम देते हैं लिखने का। अभी आप क्या करोगे, मैं साइड हट जाऊंगा, आप पॉज करोगे और ये नोट कर लोगे। मेन मेन पॉइंट नोट करना, जो मैं कह रहा हूं बस उतना ही करना, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो अभी आगे के जितने सवाल हैं, जितने पीवाईक्यू सब बना ले जाओगे आप, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है लसेइन टेस्ट होता है, ठीक है। थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं क्या कहानी है। लसेइन टेस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। लसेइन टेस्ट किसके लिए होता है, ये सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो लसेइन टेस्ट हम करवाते हैं फॉर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके लिए। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस को डिटेक्ट करना है, सल्फर को डिटेक्ट करना है, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है और हेलोजन को डिटेक्ट करना है, तो हम ये यूज करते हैं। आपको ये याद भी होने चाहिए, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि लसाइन टेस्ट से आप किसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, इस टाइप का सवाल आएगा। तो ये याद रखने का तरीका ये है
कि भैया पंकज सर निकले हॉलीडे पर, एक्स मतलब हेलोजन है ना, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब इसमें करते क्या है, लसाइन टेस्ट में क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, लसाइन ने क्या किया था, आपको यह पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट नेचर का होता है, सही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सोडियम मेटल को यूज किया उस टाइम पर के लिए, उस टाइम पर सोडियम था, तो सोडियम मेटल को यूज किया, सोडियम के साथ हीट कराया, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन कराना, ठीक है, फ्यूज करा दिया। तो सोडियम के साथ इसको हीट कराया तो कोवलेंट कंपाउंड से यहां पर आयनिक कंपाउंड्स बनने लगे, कोवलेंट से क्या बनने लगे, आयनिक कंपाउंड्स बनने लगे, सोडियम के साथ हीट करा दिया या फ्यूज करा दिया, और आयनिक कंपाउंड में रिएक्शन ज्यादा तेजी से होती है कंपेरिजन टू कोवलेंट कंपाउंड, तो रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन जल्दी आ जाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड से आप आयनिक कंपाउंड में कन्वर्जन करते हो। तो इन्होंने जो आयनिक कंपाउंड बनाए उनका नाम इन्होंने रखा लसाइन एक्सट्रैक्ट। जो आयनिक कंपाउंड इन्होंने बनाए बेटा उसका नाम रखा क्या, लसेन्स एक्सट्रैक्ट, इनका नाम रखा लसेन्स एक्सट्रैक्ट। इन्होंने बोला, क्या बोला, लसेन्स एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इनका नाम रखा। बहुत ध्यान से ये सारी थ्योरी समझ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं, खैर ये तो जीओसी का पार्ट है, कोई चैप्टर भी नहीं बोल सकते, छोटा सा पार्ट है जीओसी का। इसमें क्या होता है कि अगर जो थ्योरी क्लियर है ना, यही तो सवाल है, थ्योरी ही सवाल है, अभी आप खुद देख लेना, ठीक है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलो, लसाइन एक्सट्रैक्ट बोलो या आयनिक कंपाउंड बोलो, बात बराबर है। क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, अलग अलग लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये सारे क्या क्या लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, डन। अब देखिएगा जरा क्या क्या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फास्फोरस होगा उसको सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं, तो फास्फोरस के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर Na2O2 वगैरह लेते हैं अपन, है ना, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये बना लेता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट Na3PO4। क्या बना लेता है ये, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट Na3PO4 बना लेता है ये, ठीक। अगर मेरे पास सल्फर है तो सल्फर में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत इनको नहीं पड़ी, तो सोडियम के साथ जब मैं बैलेंस करके नहीं लिखते, इसमें अपन ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सोडियम के साथ आप फ्यूज कर दोगे, है ना, तो ये बना लेगा सल्फर का Na2S बना लेगा, सोडियम सल्फाइड, ठीक। नाइट्रोजन अगर आपने लिया तो नाइट्रोजन में बेटा कार्बन की भी जरूरत पड़ती है, मतलब नाइट्रोजन का अगर तुम डिटेक्शन कराओगे तो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बन भी साथ में हो, कार्बन भी साथ में हो, तो इसका फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है NaCN लसाइन एक्सट्रैक्ट बनता है, ठीक। हेलोजन में कुछ जरूरत नहीं पड़ती, हेलोजन में सोडियम क्या करता है, डायरेक्टली फ्यूज हो जाता है और ये बना लेता है NaX। तो ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भैया लसाइन एक्सट्रैक्ट क्या क्या बनते हैं, ये आपको याद होने चाहिए टिप्स पर एकदम। कौन कौन से लसाइन एक्सट्रैक्ट बनते हैं, फास्फोरस में बनता है Na3PO4, सल्फर में बनता है Na2S, नाइट्रोजन में बनता है बेटा कार्बन भी होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी होना चाहिए, तो NaCN, और हेलोजन में NaX बनता है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस को फ्यूज करते हैं, ये बनता है, और इसके बाद इनके कंफर्मेटरी टेस्ट करवाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, इनके सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, बस इतना सा ही है इसमें, इससे ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, बार बार यही आपके सामने दिखते रहेंगे सवाल। अब इनके क्या क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं आइए हम देख लेते हैं, तो पहले आप इनको नोट कर लो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलें आगे। चलिए आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, नंबर 1 टेस्ट ऑफ फास्फोरस, है ना, फास्फोरस का टेस्ट कर लेते हैं। नंबर 1 इज टेस्ट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का टेस्ट कर लेते हैं अपन। क्या होता है फास्फोरस का टेस्ट, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, क्या करोगे आप, पहले इसको फ्यूज करवा दोगे आप, ठीक, और वैसे भी अभी अपन लिख चुके हैं पीछे, तो दोबारा नहीं लिखते हैं ना, मतलब आप लसाइन एक्सट्रैक्ट से शुरू कर दो। आपने इसको फ्यूज कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाया था, सोडियम के साथ करवाया था, तो Na3PO4 बना। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते, कैसे पता चलेगा फास्फोरस है, तो भैया इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट से, किसके साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कराते हैं, NH4 MOO4, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है यहां पर अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट।
NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। ठीक है, इसका नाम होता है अमोनियम मॉलिबिडेट। क्या नाम होता है बेटा इसका? अमोनियम मॉलिबिडेट इसका नाम है। और इसका नाम क्या है? अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट। अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट। सर क्या ऑब्जर्वेशन आता है बेटा? यहां पर ऑब्जर्वेशन आता है, ये येलो कलर का होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैनरी बर्ड। तो कैनरी बर्ड का कलर जो होता है उसी से रखा, तो कैनरी येलो कलर का पीपीटी यहां पर बनता है, प्रिसिपिटेट। ठीक है, कैनरी येलो बनता है यहां पर। तो इसको कैसे याद रखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी बड़ा सा होता है, तो आप ऐसे ध्यान रखो, अमोनियम में 4 है, यहां 3 है, यहां 4 है ना, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होता है। आपने 3 से शुरू किया था, आयन को 3 से शुरू किया था, तो 3 पे एंड कर देंगे। इस तरीके से आप इसको 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका? फॉस्फोरस का। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। दूसरा वाला बता रहा हूं, टेस्ट ऑफ सल्फर। सल्फर का टेस्ट देखते हैं जरा। सल्फर का टेस्ट जब तुम करवाओगे, सल्फर का टेस्ट जब तुम करवाओगे तो आपके पास यहां पर 2 टेस्ट होते हैं। एक लेड एसिडेट टेस्ट करवा सकते हो आप, कंफर्मेटरी टेस्ट में 2 होते हैं इसमें, है ना। किसी में एक टेस्ट होता है, किसी में 2 होते हैं, है ना। जैसे Na2S है तो Na2S को लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करा दो। लेड एसीटेट मतलब PbOCOCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसा। तो यहां Pb2+ है, O पर नेगेटिव लगा सकता हूं मैं, सल्फर पर 2- होता है, Na पे प्लस लगा सकता हूं। आयंस पे चार्ज आपको पता होंगे ये। तो Pb क्या करेगा? S के साथ मिलकर के PbS का पीपीटी बना लेगा ब्लैक कलर का। PbS ब्लैक कलर का होता है बेटा, है ना। और ये जो एनायन है ये Na से जुड़ जाएगा तो आपको मिल जाएगा CH3CONA। 2 मोल मिलेगा। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, यहां पर बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो PbS अगर आ गया, इसका मतलब ब्लैक कलर आ गया, तो समझ जाना इसमें सल्फर होगा। ठीक है, एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक कंपाउंड होता है, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं Na2S की। तो Na2S को करवाओगे आप, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है Na2FeCN 5 होते हैं यहां पर। ठीक है, 5 और NO होता है, CN5 और NO। Na2FeCN 5 और NO, है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इस कंपाउंड का नाम है। इस वाले कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या बनता है यहां पर वॉयलेट कलर आता है। और इतनी आसान रिएक्शन है कि मैं क्या बताऊं, बहुत आसान है। देखो, सोडियम और सोडियम मैथमेटिकली ऐड कर दो, 2 सोडियम 2 सोडियम 4 सोडियम, तो Na4 आ गया। और Fe था, CN था, कितने थे? 5 थे, NO था, और सल्फर इसके साथ लगा दो तो NO का नोज बन जाएगा, नो का नोज बन जाएगा, नो का नोज बन जाएगा। और इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में वॉयलेट कलर आता है। तो सल्फर के 2 टेस्ट हैं, चाहे ये करा लो लैब में, अगर ये केमिकल नहीं तो ये करा लो, ये नहीं तो ये करा लो, 2 में से एक, है ना। तो फास्फोरस में कैनरी येलो बनता है, फास्फोरस में कैनरी येलो बनता है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट बनता है, और सल्फर में लेड सल्फाइड बनता है ब्लैक कलर का, या फिर आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करा करके वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये होता है फास्फोरस और सल्फर का टेस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, 2 हो गए अपने। तीसरा देखते हैं, पंकज सर निकले, नाइट्रोजन है 3rd। तो आगे देखते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन या डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हैं अपन। तो नाइट्रोजन के लिए आपने पहले ही पता कर लिया था क्या बनता है, NaCN बनता है इसमें, सही बात है, NaCN बनता है। तो हम क्या करते हैं, NaCN की रिएक्शन FeSO4 के साथ करवाते हैं। किसके साथ कराते हैं? FeSO4 के साथ कराते हैं। तो NaCN की रिएक्शन FeSO4 के साथ कराते हैं तो ये बनाता है Na4FeCN6। क्या बनाता है? Na4FeCN6 ये बनाता है। और यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं 4 + x - 6, साइनाइड पे चार्ज -1 होता है ना, 4 + x - 6 = 0, कितना होता है? +2 ना। हाँ। तो जब FeSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है Na4FeCN6। अब क्या करते हैं, FeSO4 को अपन ऑक्सीडाइज करा लेते हैं
FeSO4 को ऑक्सीडाइज करा करके Fe2SO4 बना लेते हैं। ठीक है, मतलब FeSO4 का अमाउंट कुछ यहां यूज होता है और कुछ हम इसको ऑक्सीडाइज करवा लेते हैं H2SO4 वगैरह डाल करके, तो Fe2SO4 होल थ्राइस बनता है। और अब Fe2SO4 होल थ्राइस में आयरन यहां +3 होता है ना, तो जब मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो बनता है Fe4 FeCN6। क्या बनता है? Fe4 FeCN6। फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है। और इसका कलर होता है प्रशियंस ब्लू, ब्लू कलर होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रशियंस ब्लू। बाहर आयरन की +3 ऑक्सीडेशन नंबर और अंदर +2, बाहर +3 अंदर +2, बाहर +3 अंदर +2, प्रशियंस ब्लू कलर का ऑब्जर्वेशन आ जाए तो आप ये समझ जाना कि भाई साहब इसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के डिटेक्शन में कार्बन का होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, क्या हाइड्राजीन से नाइट्रोजन का डिटेक्शन किया जा सकता है क्या लसेन टेस्ट में? आप बोलोगे कि N2H4 हाइड्राजीन इसका नाम है। क्या नाम है? हाइड्राजीन नाम है, हाइड्राजीन नाम है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट डिटेक्टेड बाय हाइड्राजीन, है ना, क्योंकि इसका लसेन एक्सट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, कार्बन ही नहीं, इसमें कार्बन ही नहीं है, कार्बन होना जरूरी है। हाइड्राजीन से तुम लसेन टेस्ट नहीं करा सकते हो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए। कोई और टेस्ट होगा तो करवा लेना, सॉल्ट एनालिसिस में होते हैं टेस्ट, इनऑर्गेनिक में, है ना, 12th में आता है जो। ठीक, क्लियर है एकदम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ध्यान सुनना। मान लो इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो क्या करोगे? आपको थोड़ी पता है, आपको थोड़ी पता है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही था कि नहीं था। मान लो नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी आ गया, तो अब क्या होगा? अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन तो होता ही है, और नाइट्रोजन के साथ अब सल्फर भी आ गया है, तो अब ये पता है क्या बना लेगा? अब ये नया लसेन एक्सट्रैक्ट बना लेगा, NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट बन जाएगा ये। ठीक है, NaSCN बन जाएगा, ये नया एक न्यू लसेन एक्सट्रैक्ट बन गया, न्यू लसेन एक्सट्रैक्ट बन गया। और अगर नया लसेन एक्सट्रैक्ट बन गया तो इसके बारे में पता करना है कि ये क्या था, तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं FeCl3 के साथ। किसके साथ? FeCl3 के साथ। आयरन +3 होता है ना, तो FeCl3 के साथ NaSCN रिएक्ट कर लेता है, ये बनाता है FeSCN होल थ्राइस। आयरन यहां +3 है, आप ये भी बना सकते हो, या ऐसा बना लो FeSCN होल ट्वाइस यहां प्लस, ये भी बन सकता है, मतलब ये भी कुछ किताबों में दिया हुआ है, और कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा है कि FeSCN और यहां 2+। सर इसका मतलब क्या है? आप ये बनाओ या ये बनाओ, इन तीनों का कलर ही होता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड, खूनी लाल, ब्लड रेड कलर होता है। ब्लड रेड कलर कैसे पहचानते हैं? सर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए। SCN कितने भी लगा लो, आयरन +3, देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां आप निकालोगे तो भी +3, यहां निकालोगे तो भी +3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आना चाहिए, तो हम बोल देंगे ब्लड रेड कलर है। SCN आप कितने भी लगा लो, ये भी ले सकते हो, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अगर सल्फर भी प्रेजेंट हुआ तो ब्लड रेड कलर आने लगेगा, और ब्लड रेड कलर आने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ? सल्फर भी प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन एक और बात यहां सुन लो, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी इसके, है ना। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ सोडियम इज प्रेजेंट इन एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर सोडियम एक्सेस में प्रेजेंट हुआ तो आपका जो लसेन एक्सट्रैक्ट नया वाला बना था ना, ये सोडियम इसको तोड़ देगा। सोडियम अगर एक्सेस में प्रेजेंट है ना, तो इस लसेन एक्सट्रैक्ट को तोड़ देगा, और NaSCN को तोड़ करके NaCN दे देगा और Na2S दे देगा, और अब ये अपने इंडिविजुअल एटम वाले टेस्ट देने लगेंगे। यहां लेड एसीटेट और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट हो जाएगा, और यहां प्रशियन ब्लू बनने लगेगा। ठीक है, तो ये वाले कैन गिव इंडिविजुअल टेस्ट, कैन गिव इंडिविजुअल टेस्ट, जो आपने पीछे पढ़े, इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला सवाल तो 2023 नीट में आया हुआ है, ये वाला। ठीक है,
चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, मैंने आपको करवा दिया नाइट्रोजन का, अब चलते हैं अपन चौथे नंबर पे, एक लास्ट और बचा है, तो क्वालिटेटिव आपका खत्म, बस यही चार तो पढ़ने थे, और कार्बन हाइड्रोजन के अलग से थे वो। टेस्ट ऑफ हेलोजन, देखिए जरा, हेलोजन का टेस्ट अगर करना है तो हेलोजन का लसाइन एक्सट्रैक्ट आपने क्या बनाया था बताइए? आपने बनाया था मालिक NaX, ठीक है। आपने लसाइन एक्सट्रैक्ट क्या बनाया था? NaX बनाया था ना। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, अब आपका X यहां क्या क्या हो सकता है, सुनिएगा। X यहां हो सकता है आपका, X यहां क्या क्या हो सकता है, देखिए आपका X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं हो सकता, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे पास यहां ये बन सकता है AG, सॉरी AG नहीं, NaCl, ये क्या हो सकता है X में NaBr, और ये क्या हो सकता है NaI, ये तीनों हो सकते हैं। NaF नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा। अब इसके कन्फर्मेटरी कराने हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं इनमें। तो इन सभी में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, बताओ क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो वही प्लस माइनस एक्सचेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा? AgCl। बाकी NaNO3 बनेगा, उसको लिखते नहीं है। यहां सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए जरा, बेटा बहुत आसान है, आप इतना टेंशन मत लीजिए इस वाले पार्ट को लेकर के, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे आपका सवाल बन जाएगा। AgNO3, देखिए जरा, तो यहां क्या बन रहा था? AgBr, यहां बन रहा था AgI, ठीक। अब ये जो AgCl है ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। ये जो AgCl होता है ये होता है व्हाइट कलर का, AgCl होता है व्हाइट, व्हाइट पीपीटी होता है। AgBr होता है पेल येलो, पेल येलो का मतलब थोड़ा व्हाइट येलो के बीच का, और AgI होता है डार्क येलो, एकदम गहरा पीला। तो ये पीपीटी बनते हैं। सर AgF क्यों नहीं लिया? बेटा AgF जो होता है ना, देखो अगर यहां F होता तो यहां NaF बनता और सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgF बनाता, और ये सॉल्युबल होता है, पीपीटी बनाते घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कि बना के नहीं, घुल गया ये सॉल्यूशन में, है ना, इसीलिए यहां पर F नहीं होता है। अब ये जो व्हाइट पीपीटी है, पेल येलो है, डार्क येलो है, ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते होंगे जिनका ये कलर आता होगा। तो हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन जब करवाई जाती है इसकी, तो ये बनाता है टॉलरेंस रिएजेंट, इसका नाम है AgNH3+, ठीक है। ये ऐसा बनाता है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, इसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट बनाता है ये, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि सिल्वर क्लोराइड एक्वस अमोनिया में घुल जाता है, ये बना लिया, घुल गया, घुल गया मतलब सॉल्युबल हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है। यहां एक्वस अमोनिया डालते हैं तो AgBr जो होता है ना, कुछ कुछ हिस्सा इसका सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा AgBr के फॉर्म में ही होता है। कुछ कुछ हिस्सा सॉल्युबल होता है और कुछ कुछ हिस्सा AgBr के फॉर्म में ही होता है। तो हम बोल देते हैं पार्शियल या स्पेरिंगली सॉल्युबल। पार्शियल सॉल्युबल बोलो, पार्शियल का दूसरा वर्ड होता है स्पेरिंगली, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है स्पेरिंगली, तो ये पार्शियल या स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। और AgI एक्वस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, पूरा का पूरा AgI के फॉर्म में ही रहता है, तो हम ये बोल देते हैं नो रिएक्शन, तो यहां बोल देते हैं इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा। और ये किस बात पर डिपेंड करता है? आप लोगों ने अगर आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का नाम सुना हो, AgCl का KsP वैल्यू 10⁻10 होता है, इसका 10⁻13 होता है, इसका 10⁻17 होता है, और KsP कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, ये इसका लॉजिक होता है। तो ये सॉल्युबल होता है, ये पार्सली सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इसके टेस्ट होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जरा लिख लीजिए, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना है ना। और ये सीधे सीधे सवाल होते हैं, अभी आप सवाल करना, मजा आएगा। चलूं आगे बढ़ूं? चलिए, अब यहां पर एनसीईआरटी में इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि HNO3 या नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड in the detection of
इन द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन, इन द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। वाई, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है ना। HNO3 को हम यहां पर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हेलोजन का तुम टेस्ट करा रहे हो और गलती से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर वाले कंपाउंड प्रेजेंट हुए, है ना, मान लो नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ, तो सोडियम जो है वो अपना एक्सट्रैक्ट ये बनाएगा। देखो हेलोजन तो पैरेलली NaX तो बना ही रहा होगा, लेकिन मान लो नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ, मान लो नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो ये बना लेगा, मान लो सल्फर प्रेजेंट हुआ तो वो बना लेगा ये, नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो ये बना लेगा, सल्फर प्रेजेंट हुआ तो ये बना लेगा। तो हम क्या करते हैं, HNO3 को इसलिए यूज करते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ अदर एलिमेंट। इसका अगर आंसर लिखना चाहो तो ये है इसका आंसर, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ अदर एलिमेंट। हमें हेलोजन का टेस्ट करना है, बीच में नाइट्रोजन घुस रहा है, सल्फर घुस रहा है, तो इससे अच्छा ना कि आप उनको हटा दो। तो हम क्या करते हैं, HNO3 को डालने से पता है क्या हो जाता है, HNO3 क्या करता है, जैसे ही नाइट्रोजन अपना लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाता है, HNO3 इसको HCN बना करके उड़ा देता है, HCN गैस होती है, उड़ जाता है, तो नाइट्रोजन से बच गए आप। और यहां सल्फर से कैसे बचते हो, HNO3 क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन बॉयल कराने पर H2S के फॉर्म में उड़ जाता है। सर अगर नहीं डालते तो क्या होता, आपने तो डाला है, HNO3 आपने ऐड किया है, तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड HCN बना के उड़ गया, सल्फर वाला कंपाउंड H2S बना के उड़ गया। अगर तुम HNO3 के साथ बॉयल नहीं करते तो दिक्कत में फंस जाते। क्यों फंस जाते, क्योंकि अगर देखो HNO3 नहीं होता तो क्या होता बताओ, HNO3 नहीं होता तो आप तो अनजाने में सिल्वर नाइट्रेट तो डाल ही रहे थे ना भाई, आप तो हेलोजन का टेस्ट करा रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी पता था कि कार्बन सॉरी नाइट्रोजन या सल्फर भी हो सकता है। मान लो होता, आपको नहीं पता था, अगर होता तो हम HNO3 डाल करके ये मतलब हम श्योर कर रहे हैं कि HCl और H2S के गैस के बनने के फॉर्म में उड़ जाए। लेकिन अगर मान लो आप ऐसा नहीं करते तो पता है क्या होता, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता। अगर आप बॉयल नहीं कराते तो NaCN प्रेजेंट रहता, और NaCl प्रेजेंट रहता तो AgCN बनता, और AgCN बनता तो भैया ये व्हाइट कलर होता है। तो तुम कैसे पता लगाते कि ये व्हाइट कलर इसका है, AgCl भी व्हाइट होता है। अब तुम्हें थोड़ी पता है कि ये व्हाइट AgCl वाला व्हाइट है या फिर AgCN वाला व्हाइट है, तो तुम तो मतलब गलत टेस्ट कर रहे थे। इसीलिए HNO3 डालते हैं ताकि बॉयल करा के आप इसको उड़ा दो, तो अनजाने में अगर कभी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह प्रेजेंट हुए तो वो उड़ जाए, इसलिए हम HNO3 यूज करते हैं। यहां क्या होता, यहां क्या होता, अगर सल्फर प्रेजेंट होता तो Na2S क्या करता, Na2S क्या करता, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे होते आप, तो आपको थोड़ी पता था। तो ये क्या करता, ये बनाता Ag2S और ब्लैक कलर आने लगता यहां पर। आप कंफ्यूज हो जाते, सर ये ब्लैक कलर कहां से आ गया, क्यों, क्योंकि तुम्हें कलर तो पता है ना पहले से, AgCl व्हाइट होता है, AgBr पेल येलो होता है, AgI येलो होता है, तो या तो व्हाइट कलर आएगा या येलो आएगा, ब्लैक कैसे आ गया, तो फंस गए आप, डिटेक्शन सही हुआ ही नहीं तुम्हारा, है ना। तो इसीलिए हम HNO3 को यूज करते हैं ताकि अदर एलिमेंट का इंटरफेरेंस अवॉइड किया जाए, और जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वो काम हो। आप काम किसके लिए कर रहे हो, हेलोजन के लिए कर रहे हो ना, तो वो काम होना चाहिए। जमाने भर के एलिमेंट आएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लियर है। सर और एलिमेंट नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस रहना है, एनसीईआरटी जो कहती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है एकदम। पॉज करके नोट कर लीजिएगा मालिक। चलिए भाई, अब मैं आपको सवाल कराता हूं तो थोड़ी फीलिंग आएगी आपको कि सर ये जो पढ़ रहे थे ये सच में आता है पेपर में क्यों कभी कभी तो ऐसा लगता होगा ना ये सच में पेपर में आता है, इतना आसान। चलिए देखिए, एक जेई मेन का सवाल करवा देता हूं पहले आपको। लसेइन टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, बताइए जरा। ठीक है, अभी नीट के भी और एनसीईआरटी के भी सवाल करवा दूंगा। चलिए बताइए, लसेइन टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। देखो पंकज सर निकले हॉलीडे पर, कहां निकले, हॉलीडे पर। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, चेक कर लो। फॉस्फोरस होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए, डी आंसर आएगा। देखो सवाल आपके सामने, आप तुरंत पॉज कर लेना, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिएगा, इतने आसान सवाल आते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल पढ़ें और पॉज कर लें जरा, पॉज कर लेंगे अच्छा लगेगा जीवन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लसेन टेस्ट? कौन लसेन टेस्ट नहीं देता है? पॉज करके ट्राई करिएगा। फिनाइल हाइड्राजीन इसको कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को कंपाउंड के नाम याद ना हो तो कंपाउंड के नाम लिख लो। फिनाइल हाइड्राजीन ये होता है, यूरिया ये होता है, नाच दो सीओ नाच दो। ग्लाइसिन होता है ये CH2 NH2COH, और हाइड्राजीन होता है NH2NH2। अब आप बताओ कौन से नाइट्रोजन लसेन टेस्ट नहीं देता? कौन सा वाला? बेटा डी नहीं देगा। क्यों? कार्बन नहीं है। बाकियों में देखो कार्बन नाइट्रोजन है, आप बोलोगे ऑक्सीजन भी है, होने दो, कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और प्रेजेंट हो चलेगा। क्योंकि जो भी आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये तो वैसे भी तुम आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, इनको तोड़ लेते हो एलिमेंटल फॉर्म में, और फिर उसके बाद फ्यूज करवाते हो तो आयनिक कंपाउंड तो बन जाता है। तो कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए। ऑक्सीजन है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बन नाइट्रोजन आ रहे हैं ना, बस कार्बन नाइट्रोजन आ रहे हैं ना, बस हो गया। समझे खेल? इस तरीके के सवाल आपको दिखते रहेंगे। चलिए अगला सवाल। लसेन टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट, बताइए लसेन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑल ऑफ दीज। पॉज करके ट्राई करना, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। पॉज करके ट्राई करना आप, है ना। अगला देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विद द लसेन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, बताओ कौन सा कंपाउंड बनता है? बताओ जरा। नाइट्रोजन के लिए प्रशियंस ब्लू बनता है, नाइट्रोजन के लिए प्रशियंस ब्लू बनता है, बाहर आयरन +3 होगा, अंदर +2 होगा, मतलब Fe4 FeCN6 होगा। चेक कर लो, पॉज करके ट्राई करना ये सब। Fe4 FeCN6, बेटा जो बोलते जा रहा हूं वैसे करोगे तो सब क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, पॉज करना, ट्राई करना। ठीक है, अगला बताएं। सोडियम एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लड रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद FeCl3। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, बताइए ब्लड रेड कलर किसके प्रेजेंस को कंफर्म करता है? पॉज करके आप चारों ऑप्शन के बारे में सोचिएगा। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगला, लसेन टेस्ट इज नॉट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, बताइए लसेन टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, बताइए हेलोजन। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, कार्बन के लिए नहीं करेगा। ठीक है, कार्बन वाले को लसेन नहीं बोलते हैं ना। समझ गए सवाल आप? ड्यूरिंग लसेन टेस्ट सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस टू, बताओ सल्फर किस में कन्वर्ट होता है? लसेन टेस्ट जब कराते हो तो सल्फर का लसेन एक्सट्रैक्ट क्या बनता है? Na2S। सल्फर का लसेन एक्सट्रैक्ट क्या बनता है मालिक? Na2S बनता है जी, समझे? हाँ, अगला देखो, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय, बताओ। अच्छा अभी रुक जाओ, ये ड्यूमास जेल्डाल्स अभी आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ आंसर तो आप बता ही सकते हो, लसाइन ही होगा। अभी ड्यूमास और जेल्डाल्स आगे आएगा तो इसको अपन आगे अभी कर लेंगे। ठीक, या अभी आंसर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हेलोजन का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करते हो? लसाइन से ही तो करते हो। ठीक है, ड्यूमास जेल्डास और डीविक जो है ये क्वांटिटेटिव के टेस्ट होते हैं। अगला बताइए, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल नाइट्रोजन ऑफ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड, बताओ नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? NaCN में होता है, NC में नहीं होता। NC नहीं बनता, CN बनता है ना, NaCN आंसर आएगा। अगला, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लसेन्स मेथड, बताइए। पॉज करके ट्राई करना है ना। नाइट्रोजन का प्रेजेंस किससे डिटेक्ट नहीं कर सकते? हाइड्राजीन आ गया, लो बाकी क्यों करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। आंसर तो हाइड्राजीन आ गया। पैरा टॉलविडिन ये होता है, टॉलविन में NH2, तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एनिलीन में भी कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और पिक्रिक एसिड में भी कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखो नाइट्रोजन कहां से आएगा? देखो ये रहा, NO2 में नाइट्रोजन है और कार्बन इस रिंग में है, तो पिक्रिक एसिड होता है ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहां भी कार्बन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला, इन लसेन्स मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद, बताइए किसके साथ फ्यूज करते हो आप? सोडियम मेटल के साथ फ्यूज किया जाता है लसेन में। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लसेन टेस्ट? लसेन टेस्ट से किसको नहीं कर सकते? पंकज सर निकले हॉलीडे पर, हाइड्रोजन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉज कर करके ट्राई करना, बहुत आसान सवाल है, पढ़ते ही आंसर आते हैं इसके, है ना।
अगला देखो जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज विद मेटालिक सोडियम for testing nitrogen, sulfur and halogen because to make the solution alkaline to convert elemental state of nitrogen, sulfur and halogen to convert covalent compound into ionic। देखो कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड बनाते हो ताकि रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाएंगी। समझे कि नहीं? कुछ जा रहा दिमाग में कि नहीं तुम्हारे? कितना आसान है ये। अगला, अच्छा चलो खत्म हो गई। अब ये क्वांटिटेटिव के सवाल आ गए यहां से, तो क्वालिटेटिव के ये सवाल हो गए, बाकी पीवाईक्यूज लास्ट में डले हुए हैं, वो देख लेंगे अपन बाद में। चलिए अब मैं चलता हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? अब हम करेंगे परसेंटेज निकालने वाली बातें, थोड़ा कैलकुलेशन वाली बातें, है ना। अभी तक हमने क्या किया? डिटेक्शन की बातें करी। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान बात होती है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। जैसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है। और ये कैसे एस्टिमेट करते हैं? लीवेक्स कंबस्टन मेथड होता है, लीविक ने किया था ये काम। तो लीविक किसके लिए यूज होता है ये पता होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो लीविक्स कंबस्टन मेथड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। आइए जरा, क्या होता है लीविक्स में? कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं CO2 में और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं पानी में। बस ये पता होना चाहिए कि भाई किस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं CO2 में और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं पानी में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहां पर आप यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो हमने क्वालिटेटिव में यूज किया था। जी हां, कार्बन हाइड्रोजन के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सेम तरीके से होता है। ठीक है, सेम तरीके से होता है। तो CO2 और H2O से मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, इसको पॉज करके नोट कर लो आप। ठीक, अब देखिए जरा, मैं आपको सिंपल मोल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखो क्या मैं ऐसा कह रहा हूं कि लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W ग्राम। भाई कुछ ना कुछ तो लोगे ना परसेंटेज निकालने के लिए, कुछ वजन तो लोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन W मान लिया। ठीक, लेट वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, जो CO2 बन रही है वो W1 ग्राम बन रही है, और ये डेटा सारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं। लेट वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड, इसको कह रहा हूं मैं W2 ग्राम। ठीक है, अब मैं यहां सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूं। मुझे बताइए CO2, सिंपल CO2, सब कुछ भूल करके बस CO2 पर फोकस करो। मुझे बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 ग्राम, 44 ग्राम, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन, यूनिटरी मेथड है सिंपल, 12 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम CO2। क्या ये बात सही है? भाई 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा, 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 में। सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। तो 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है किसमें? 44 ग्राम CO2 में। तो बताओ 1 ग्राम CO2 में कितना प्रेजेंट होगा? बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो, सिंपल सा बात है, बताओ 1 ग्राम CO2 में कितना प्रेजेंट होगा? तो मैं कहूंगा 12/44, यूनिटरी मेथड, 12/44 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम CO2। क्या ये बात सही है? भाई 12 ग्राम में 44 ग्राम था ये, तो 44 से डिवाइड कर दो तो 1 ग्राम में आ जाएगा। अब मुझे बताओ मैंने CO2 फॉर्म्ड का वेट कितना माना है? W1। तो बता W1 ग्राम में कितना होगा? तो मैं W1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन W1 ग्राम CO2। बस हो गया काम। W1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है? इतना। टोटल वजन कितना है? W। तो परसेंटेज कार्बन आ चुका है। क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? परसेंटेज कार्बन आ चुका है। कार्बन का वजन कितना है? 12/44 इंटू W1। ये आ गया किसका वजन? कार्बन का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? W। तो डिवाइड कर दोगे इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गया। आपको W ग्राम में बताना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम है तो परसेंटेज कार्बन का ये फॉर्मूला आएगा। आपको बस एक बार ये समझ लेना है, आपको बार बार नहीं लगाना। सवाल ऐसे थोड़ी करते हैं यार कि बार बार आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो। समझने के लिए एक बार समझ लो कि कैसे आता है। इसके बाद मैं आपको कंपाउंड्स बता दूंगा कि कौन कौन से कंपाउंड से एस्टिमेट करते हो, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, है ना। सिंपल सी बात है। चलिए एक बार और सिखाता हूं।
आइए जरा पानी के लिए सोच लेते हैं। क्या, मुझे बताइए जरा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, मैं एटम की बात करूं, एटम, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम पानी। क्या ये बात सही है? 2 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम पानी। तो मुझे बताइए 1 ग्राम पानी में कितना प्रेजेंट होगा? 2/18 इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम पानी। तो बता W2 ग्राम पानी, क्योंकि पानी का आपने वजन कितना माना था? W2। तो W2 ग्राम में क्या होगा? 2/18 इंटू W2 ग्राम। अब आप समझ गए होंगे अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो। W2 ग्राम पानी, देखिए। तो बताइए जरा परसेंटेज क्या आ गया? परसेंटेज हाइड्रोजन आ गया 2/18 इंटू W2 अपॉन W इंटू 100। जी हां, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट तो W था ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये परसेंटेज आ गया आपका। और आप ये फॉर्मूले ध्यान रखोगे। कॉन्सेप्ट समझ गए आप क्वांटिटेटिव का। अब इसके बाद में आपको एलिमेंट कौन सा है, उसका कंपाउंड कौन सा हम मानते हैं, और परसेंटेज क्या होता है, ये लिख लेते हैं अपन। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर न्यूमेरिकल कर लेना। मेन तो न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ये लगता है, यूनिटरी मेथड से आप निकालते हो, ठीक है। चलूं आगे, आइए। तो कार्बन और हाइड्रोजन का लीविक्स मेथड से होता है, ठीक है। आइए जरा अगला बताता हूं मैं। अगला है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन बाय केरियस मेथड। इनको हम केरियस मेथड, साइंटिस्ट का नाम है ये, केरियस ने काम किया था, है ना। केरियस मेथड से हम करते हैं। नाइट्रोजन का अलग होता है, नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास और जिल्डाल्स होता है, बस इतना ही होता है ना। तो फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन का केरियस मेथड से निकलता है। जैसे लीविक ने काम किया था कार्बन हाइड्रोजन पे, इन्होंने काम किया था फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन पर। तो केरियस ने क्या करा, एक तो क्वालिटेटिव वाली रिएक्शन उठा ली, उसको पता था कि यार तुमने वहां कर ही रखा था, तो क्वालिटेटिव वाली रिएक्शन उठा ली फॉस्फोरस की। मुझे बताओ फॉस्फोरस के क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैनरी येलो कलर का क्या बनता था? बताओ। NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3, यही बनता था। ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हमें परसेंटेज एस्टिमेट करना है। तो ये वाला कंपाउंड बनाया था आपने, है ना। तो अपन इस वाले कंपाउंड से वजन निकालना चाहें, मतलब परसेंटेज निकालना चाहें, तो मुझे बताओ परसेंटेज फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या बनेगा? यूनिटरी मेथड सोचो। इस पूरे का वजन होता है 1877, 1877 होता है, याद कर लेना। इस पूरे का वजन 1877। और मुझे बताओ फॉस्फोरस कितने? एक। तो मैं ऐसा बोलूंगा 31 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 1877 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। वो यूनिटरी मेथड लगाओ। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा, इसमें फॉस्फोरस कितना है? 31। टोटल वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 1877। और W1 ग्राम अगर मैं इसका वजन मान लूं, कि W1 ग्राम बन रहा है, रिएक्शन के दौरान W1 ग्राम बन रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन W ले लो हमेशा, ठीक है। यहां ले लो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम, ठीक है। तो इंटू 100 कर दो, ये फॉस्फोरस का फॉर्मूला बन गया। देखो, क्या आप मेरी बात समझ गए? तो पहला है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, उसमें भी 2 काम किए थे केरियस ने। एक तो क्वालिटेटिव वाली रिएक्शन को यूज करके परसेंटेज निकलवा दिया था, और एक इन्होंने अलग से काम किया था कि हम फॉस्फोरस को Mg2P2O7 में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हीट करा के। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। Mg2P2O7 बना लेते हैं अपन, है ना। फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड को अपन ने MgSO4 वगैरह के साथ हीट करा के ये बना लिया। तो अब क्या होगा, इससे तुम्हें एस्टिमेट करना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वजन W1 ग्राम बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के दौरान, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका W ग्राम है, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब यूनिटरी मेथड लगाना है। बताइए, इस पूरे का वजन होता है 222, है ना, 222 होता है इस पूरे का। तो मुझे बताओ परसेंटेज फॉस्फोरस का क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉस्फोरस 1 है तो 31, 2 है तो 62, 31 का डबल 62, डिवाइडेड बाई 222 इंटू W1 अपॉन W। बेटा आपको फॉर्मूलों की फील आनी चाहिए कि क्या फील से लिखे गए हैं। बेटा यूनिटरी मेथड ही फील है, सबसे बेसिक मेथड होता है यूनिटरी मेथड, वही इसकी फील है। क्या बोलोगे आप?
आप बोलोगे 62 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, तो W ग्राम में कितना है, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के वजन से डिवाइड कर देना। अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक। तो ये पहला हो गया एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। दूसरा लिख रहा हूं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। बेटा सल्फर के एस्टिमेशन के लिए केरियस ने पता क्या किया था, इन्होंने अलग से कुछ नहीं करा, मतलब अलग से ही करा, वो वाला कॉपी नहीं करा, है ना। जैसे वहां सल्फर वाले जो थे ना वो कॉपी नहीं, अलग से ही करा इनने बनाया बासोफोर। इनने क्या बनाया, बासोफोर। व्हाइट कलर का ये पीपीटी होता है। इन्होंने सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को BaCl2 के साथ हीट करा दिया। BaCl2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहा हूं, इसीलिए लिख नहीं रहा हूं। BaCl2 के साथ हीट करा दिया सल्फर कंटेनिंग को, तो BaSO4 बन गया। और बासोफोर से अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, मान लो ये W1 ग्राम आपका प्रोड्यूस हो रहा है और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका W ग्राम है, तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज सल्फर निकालिएगा। बताइए BaSO4 में सल्फर कितना है, 32, और इस पूरे का वजन होता है 233 इंटू W1 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। देखने में आपको फॉर्मूले ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको एक पेज में लिख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कंपाउंड लिख लो, कौन कौन से कंपाउंड बनाए। केरियस ने BaSO4 बनाया। अब BaSO4 में सल्फर 32 ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल वजन BaSO4 का होता है 233। अब W1 ग्राम बन रहा है, तो W1 डिवाइडेड बाय W परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सल्फर का एस्टिमेशन हो गया अपना। हेलोजेंस का और लिख लेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन का पढ़ के उसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के थोड़े अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, ड्यूमास और जिल्डाल्स। पॉज करके नोट कर लेना आप जल्दी से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का। ए हो गया, बी हो गया, सी देखिए जरा, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। अब मुझे बताइए एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन में आप क्या करिएगा। बेटा केरियस ने वही उठाए जो क्वालिटेटिव में थे, कौन कौन से, AgCl, AgBr, वही सिल्वर नाइट्रेट वगैरह यूज करके इसने भी वही काम कर लिया। तो केरियस ने कुछ तो पीछे से कॉपी पेस्ट मार दिए, कुछ नए कर लिए, है ना। AgCl, AgBr, AgI। अब बताइए परसेंटेज क्या लिखोगे, बताओ, इससे सीधा लिखो। Cl का बोल दिया मैंने 35.5 ग्राम, Cl इज प्रेजेंट इन 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का वजन, और इंटू अगर मैं इसको W1 कहता हूं तो W1 बाई W इंटू 100। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन W ले लिया, इसको W1 मान लिया कि भैया W1 ग्राम बन रहा है, ये W2 ग्राम बन रहा है मान लो, ठीक है, और ये W3 ग्राम बन रहा है, ठीक है, अलग अलग बोल दिया मैंने। तो परसेंटेज क्लोरीन का तो फॉर्मूला ये हो गया। परसेंटेज ब्रोमीन का क्या हो जाएगा बताओ। ब्रोमीन होता है 80 और टोटल वजन होता है 188 इंटू W2 बाय W इंटू 100। W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है ना। ये सब गिवन होगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा, बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। परसेंटेज आयोडीन क्या आएगा, आयोडीन होता है 127 और ये कितना हो जाएगा 108 और 127, 8 और 7 कितना होता है 15, 3, 235 आ जाएगा क्या, देखें चेक करें जरा। 127 और 108 होता है ना सिल्वर, 108 होता है ना, तो 8 और 7 15 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, 235 हो जाएगा, 127 बाई 235, ठीक है, इंटू W3 बाई W इंटू 100। ये सारे के सारे फॉर्मूले यूनिटरी मेथड लगा के बनाए गए, ठीक। पॉज करके नोट कर लो, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं, फिर नाइट्रोजन के पढ़ के उसके न्यूमेरिकल, तो आपका खत्म हो जाएगा ये पार्ट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, डन। चलिए आइए कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, न्यूमेरिकल। चलिए अब देखिए सवाल क्या लिखा है, ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.246, एक सवाल मैं करके बता रहा हूं पहले। ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या W, ये आपको W पता चल गया। गेव 0.198 ग्राम ऑफ CO2, W1 पता चल गया, एंड 0.101 ये W2 पता चल गया। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन, बहुत आसान, फॉर्मूला लगाना सीधा, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉल्व आप कर दा। परसेंटेज कार्बन कितना आएगा, 12/44। अब बताइए CO2 का वजन कितना आया, 0.198, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन क्या है, 0.246 इंटू 100, ये आ गया आंसर इसका। और परसेंटेज हाइड्रोजन क्या आ गया, 2/18 इंटू 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 W2 0.101 अपॉन W कितना है, 0.246 इंटू 100, ये आ गया इसका आंसर। इतना आसान है ना, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना आप अलग से, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए जरा, सवाल देख लोगे तो क्लियरिटी एकदम चिपक जाएगी दिमाग में। 0.73 ग्राम, आप पॉज करके ट्राई करना है ना, पॉज करके ट्राई करना। 0.73 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये हो गया आपका W, ये W आ गया। ऑक्सीडेशन गेव W1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और परसेंटेज कार्बन निकालना है। लो, सब सवाल में दिया जाता है यार, इससे आसान क्या होगा। देखो अगर तुम आलसपना करोगे तो नहीं सीख पाओगे, आलसी बन जाओगे तो ये चैप्टर नहीं है, आलसी लोगों के लिए नहीं है चैप्टर। जो दिया है फटाफट पुट करो, आंसर निकालो, आपका चैप्टर एकदम तैयार। तो चैप्टर नहीं, खैर पार्ट है GOC का, अलग से पढ़ाते हैं इसको, बस ये 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.73 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा, पॉज करके ट्राई। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो W है, ठीक। और ये आ गया आपका W2 बोला था आपने यार, कुछ भी W2 बोलो W1 बोलो, उसमें क्या है, AGBR ही पूछा है, W2 बोल दिया मैंने, ठीक है। तो परसेंटेज ब्रोमीन क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू W2 है 0.12 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ गए, एक एक लाइन के सवाल होते हैं यार, ये ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं इसमें। अगला देखो, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 0.2175 ग्राम ऑफ कंपाउंड W gave W1 ग्राम ऑफ BaSO4 बासो4। तो परसेंटेज सल्फर आ गया 32 डिवाइडेड बाय 233 इनटू 0.5825 डिवाइडेड बाय 0.2175 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। समझे, ये खेल है, इतना आसान खेल है मालिक। चलिए अगला सवाल बताइए, बोलिए। इन अनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोरस इज क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाय, फॉस्फोरस को दो तरीके से एस्टिमेट करते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट और Mg2P2O7। तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का एक सवाल है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये। 0.3780 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड गेव 0.5740 सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl, तो ये W1 हो गया, ये W हो गया। तो परसेंटेज Cl आ जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W इंटू 100। समझे, ये कहानी है, समझे क्या। अगला करिए जरा, पॉज करके ट्राई कर लेना आप, आपका काम होना चाहिए पॉज करके ट्राई करना। इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 0.468 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W हो गया, और ये हो गया W1 बासो4 बेरियम सल्फेट बासो4, ठीक है। तो परसेंटेज सल्फर आ गया 32/233। क्या आप मेरी बात एकदम चमकती हुई समझ गए हैं क्या, समझ जाना चाहिए अब तक तो, है ना। चलिए अगला बताइए जरा, लसेइन टेस्ट में ब्लड रेड कलर कौन देता है, ब्लड रेड कलर लसेइन में कौन देता है। बेटा कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो। यहां है क्या, नहीं है, यहां है, यस, यहां है, नहीं है, यहां नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ढूंढो, तभी तो आपका लसाइन एक्सट्रैक्ट NaSCN बनेगा, और ये ब्लड रेड कलर देगा Fe+3 के साथ, ठीक है। चलिए एक सवाल और हो जाए। इफ 0.32 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए कितना अच्छा है ये,
ये आ गया आपका W। 0.223 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, ये W1। परसेंटेज सल्फर नहीं निकाल पाओगे क्या? अरे यार 32/233 क्या बात कर रहे तुम। देखो 0.233, देखो ऐसे सवाल आ जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन भी आसान है। 0.32 इंटू 100 सॉल्व कर लेना इसको, इससे कट जाएगा बढ़िया मस्त, है ना। 10 आ जाएगा आंसर मेरे ख्याल से, देख लेना। चलिए अगला बताइए। 0.395 कर लोगे ना ये सब सवाल, पॉज करके आप ट्राई भी कर लेना ये सब, है ना। 0.395 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W है और ये W1 हो गया। परसेंटेज सल्फर निकाल लीजिएगा, 32/233, जी हाँ सर, 0.582 अपॉन 0.395 इंटू 100। ठीक है, बस हो गया काम। थोड़ा अच्छे से बस ये चैप्टर बार बार देख लेना तो आप सीख जाओगे। हो गया काम, देखो कितना बढ़िया काम हो गया। बाकी PYQ अभी आगे ऐड करे हुए हैं, वो मैं आप आगे करा दूंगा। चलिए तो अब चलते हैं नाइट्रोजन का टेस्ट कराने के लिए, आइए। चलिए बेटा, नाइट्रोजन के 2 टेस्ट होते हैं, आपने सबके टेस्ट कर लिए। कार्बन का कर लिया, मतलब टेस्ट मतलब एस्टिमेशन, कार्बन का एस्टिमेशन कर लिया, हाइड्रोजन का कर लिया, फास्फोरस का कर लिया, सल्फर का कर लिया, हेलोजन का कर लिया, बचा नाइट्रोजन, है ना, लास्ट बचा है। तो नाइट्रोजन के लिए 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग काम किया था। एक साइंटिस्ट थे ड्यूमास, है ना, इन्होंने अपना एक लैब का सेटअप बनाया और नाइट्रोजन को कलेक्ट करा, है ना, इन्होंने नाइट्रोजन को कलेक्ट करा और नाइट्रोजन के को कलेक्ट करके उसको एसटीपी पर कंपैरिजन करा के परसेंटेज निकाला। जेल्डास ने क्या करा, इन्होंने अमोनियम सल्फेट बना करके रिएक्शन करवाई। ठीक है, दोनों के अलग अलग हैं। तो पहला बता रहा हूं मैं, ड्यूमास टेस्ट, ड्यूमास मेथड, है ना। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में पहला है ड्यूमास मेथड। बेटा ड्यूमास मेथड में इन्होंने क्या करा, इन्होंने N2 कलेक्ट करी, है ना, N2 कलेक्ट करी इन्होंने। ठीक है, मतलब N2 कलेक्ट का मतलब क्या है, इन्होंने लैब का सेटअप बनाया और उस लैब के सेटअप में नाइट्रोजन को पकड़ा, मतलब रिएक्शन करा के नाइट्रोजन को पकड़ा। क्या रिएक्शन है वो मैं एक बार दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रिएक्शन है, इनका सेटअप ये था। एक बार सेटअप देख लोगे, आपको सेटअप बनाने की जरूरत नहीं, बस देख लो। ऐसा कुछ सेटअप था, इन्होंने यहां से CO2 डाली, क्यूप्रिक ऑक्साइड के यहां पर इन्होंने थोड़े थोड़े पोर्स टाइप के बना दिए, ठीक, और हीट करा दिया CXHYNZ को। ठीक है, CO के प्रेजेंस में, तो XCO2 बनी, YY2H2O बनी, ZY2N2 बनी। ठीक है, तो ये जो N2 है इसको कलेक्ट करा उन्होंने, कहां पर, यहां से N2 को कलेक्ट करा इन्होंने इस जगह पर। ठीक है, नाइट्रोजन को यहां पर इन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन जब यहां पर आएगी, नाइट्रोजन जब यहां पे आएगी तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने CO2 को तो हटा लिया KOH को डाल करके। सुनना ध्यान से, इन्होंने CO2 को हटा लिया KOH डाल करके। CO2 कैसे हटा लिया इन्होंने, KOH डाल करके। ये KOH जो होता है वो CO2 एब्जॉर्बर होता है, ये K2CO3 बना लेता है। ठीक है, अब क्या क्या बचा सॉल्यूशन में, मतलब गैस में क्या क्या बचा, N2 गैस बची और H2O बची। तो जो नाइट्रोजन कलेक्ट करोगे वो एक्चुअल में नाइट्रोजन नहीं होगी, वो कौन सी नाइट्रोजन होगी, वो होगी नाइट्रोजन प्लस वाटर, जिसको बोलोगे एक्वस नाइट्रोजन। सुनना ध्यान से, देखो इन्होंने क्या कराया, हीट कराया, CXHYNZ कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हीट कराया, CO2 बनेगी, H2O बनेगा, N2 बनेगा, कॉपर तो वहीं छूट जाएगा, सॉलिड है। गैसेस जो ऊपर गई उसमें से इन्होंने KOH यूज करके CO2 को हटा दिया, पानी और N2 नहीं हटा पाई है। तो इनको जो यहां पर नाइट्रोजन कलेक्ट हुई एक्चुअल में नाइट्रोजन नहीं है, ये क्या है, ये एक्वस नाइट्रोजन है। इसका मतलब यह है कि जो यहां पर N2 कलेक्ट हो रही है वो N2 एक्वस है। मतलब मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, N2 प्लस वाटर कलेक्ट होगा और इससे इन्होंने एस्टिमेशन करा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहां पर इन्होंने कंबाइन गैस लॉ लगाया, P माइनस P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। और जो गैस लॉ होता है वो गैस के लिए लगता है। इन्होंने क्या करा, ये जो कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कंडीशन है 1 वाली कंडीशन उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है जो जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, और ये 2 वाली कंडीशन इन्होंने बनाई STP पर। आइए मैं ये सब लिख रहा हूं क्या क्या है। P क्या है यहां पर, P है प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा गैस, प्रेशर ऑफ N2 गैस कलेक्टेड, ये N2 गैस का मतलब एक्वस N2 है ना, मॉइस्ट गैस है। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट N2, है ना, मॉइस्ट बोल दो, एक्वस N2 ना मॉइस्ट N2।
P1 क्या है? P1 है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, है ना। H2O की एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल दो, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ H2O बोल दो। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी पता है? मुझे गैस लॉ लगाना है गैस के लिए, लेकिन गैस तो है नहीं। गैस कैसी है? मॉइस्ट है, मतलब N2 के साथ पानी भी है। तो मुझे प्रेशर किसका लेना होगा? गैस का। लेकिन जो मैं कलेक्ट करूंगा वो किसका आएगा? मॉइस्ट का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर हटाना पड़ेगा। तो मॉइस्चर हटाने के लिए तो किया P माइनस P1, है ना। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, और T1 क्या है? टेम्परेचर रिएक्शन का जो है ना, ये कलेक्टेड है T1। टेम्परेचर केल्विन में है, वॉल्यूम जो होगा वो ml में होगा या cc में होगा, और जो प्रेशर है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होगा। mm ऑफ Hg में प्रेशर ऑब्जर्व किया जाते थे, है ना। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? P2V2/T2। P2 होता है STP पर, है ना, प्रेशर एट STP यानी कि 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है P2। V2 क्या है? V2 है वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। सुनिएगा, STP पर वॉल्यूम है इन ml। क्योंकि मैं STP पर वॉल्यूम निकाल लूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा STP पर मोल कितने हैं, मुझे पता चल जाएगा वेट कितना है, वहां से परसेंटेज निकाल लूंगा, है ना। और T2 क्या है? STP पर हम मान के चलते हैं 273 केल्विन। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यहां सारे डेटा दिए जाएंगे, पुट कर देना सिवाय इसके। आपको यहां से V2 निकालना होगा, V2 निकालना होगा। और अगर तुम V2 निकाल लोगे उसके बाद क्या करना है? पहले पॉज करके पूरा फॉर्मूला नोट करिए, ठीक। आइए, V2 कैसे निकलेगा बेटा? V2 निकलेगा, V2 जो निकलेगा हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे 22400 ml गैस N2 में कितना ग्राम रहेगा? 28 ग्राम रहेगा। क्या ये बात सही है भाई? 1 मोल N2 यानी कि 28 ग्राम N2। तो 22400 ml गैस में 28 ग्राम रहेगा, तो V2 ml में कितना रहेगा? V2 ml में रहेगा 28 डिवाइडेड बाय 22400 ग्राम नाइट्रोजन, है ना। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन बोल दूं मैं, है ना। तो 28 बाई 22400 ग्राम नाइट्रोजन। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया तुमको, है ना। अच्छा, V2 ml में कितना? इंटू V2 कर दूं भाई। 22400 ml में इतना, तो 1 ml में 28 बाई 22400, V2 ml में 28 V2 बाई 22400। अब वेट आ गया, अब आप परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज नाइट्रोजन आ जाएगा 28 अपॉन 22400, ml में मामला चल रहा है, इंटू V2 डिवाइडेड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन, और इंटू 100 कर देना, ठीक, इंटू 100 कर देना। तो ये आपका परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला बन गया। ये बन गया परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला। अब दो टाइप के सवाल, या तो सवाल में डायरेक्ट V2 दे दे तो यहीं पुट करके खत्म कर दो, या आपसे V2 निकलवा ले तो निकालेंगे कैसे? ऐसे, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मैं दोनों टाइप के सवाल आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में आए तो आप कैसे कर ला, है ना। पॉज करके ट्राई करना है ना। चलिए मैं आपको पहले मैं खुद दिखा देता हूं आपको ड्यूमास वाले सवाल। चलिए जैसे ये सवाल है एक, सवाल को ध्यान से पढ़ लो पहले क्या कह रहे हैं। इन ड्यूमास मेथड 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन गेव 112 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP। अब देखो जरा, यहां तुम्हें STP पर ही दे दिया, देखो STP पर ही वॉल्यूम दे दिया, यानी कि यही तो वॉल्यूम V2 है। आपको सीधे सीधे V2 ही दे रखा है, तो खेल खत्म। आप सीधे परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगाओ, 28 अपॉन 22400 ml में लगाते हैं ना, और V2 इन ml 112, और अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन कितना है? 0.5। ये आपका आंसर आ चुका है। आपको सीधे ही V2 दिया था STP पर, आपको STP पर ही V2 दिया है, सीधे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल दें। सीधे V2 दिया है आपको, ठीक, डन। चलिए अब एक सवाल ऐसा कि V2 डायरेक्ट ना दिया जाए तो क्या करें सर? V2 डायरेक्ट ना दिया जाए तो क्या करें सर? तो सर सवाल को पढ़ें जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं।
आपसे कह रहे हैं ड्यूमास मेथड में 0.3 ग्राम, ये तो W हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन। गेव, मैं एक काम करता हूं सारे लिख ही लेता हूं। W क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन कितना है? 0.3। गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन। 50 ml नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन, तो आपका ये आ गया V1 आ गया 50 ml कलेक्टेड एट 300 केल्विन। 300 केल्विन एसटीपी वाली कंडीशन नहीं होती, पहली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है ये 300 केल्विन, ठीक है। 715 इसका प्रेशर है, ठीक है, 715 प्रेशर है, तो P आ गया आपका 715 mm ऑफ Hg बोल दो आप, 715 P आ गया। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, आपको एक्वस टेंशन दे रखी है, एक्वस टेंशन मतलब P1 दे रखा है, कितना? 15 mm ऑफ Hg। अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कुछ इस तरीके से, देखना जरा, देखना जरा ध्यान से। P कितना है? 715, P माइनस P1 कितना है? 15 डिवाइडेड बाय P माइनस P1, V1 कितना है? 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 कितना? 300। देखो गौर से देख लो, P माइनस P1 V1 बाय T1 ये आ गया, इज इक्वल टू P2 कितना मानते हो आप? 760। V2 तुम्हें निकालना होता है, अगर V1 ml में तो V2 भी ml में होगा, डिवाइडेड बाय T2 कितना हो जाएगा? 273। अब यहां से तुम V2 निकालो, यहां से तुम इसको सॉल्व करो और V2 निकालो, और परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए यहां पुट कर दो बस, और क्या। 28/22,400 इंटू, यहां से V2 निकाल के यहां रख दीजिएगा, और W 0.3 है, और इंटू 100, यह आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्लियर? तरीका समझ लो क्या है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, डन है? चलिए, तो ये है आपका नाइट्रोजन के लिए। और कोई सवाल है क्या? देख लेता हूं एक बार, अगर हाँ, एक सवाल ये है, जरा बताएं। इन ड्यूमास मेथड द गैस विच इज कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर, है ना, वो जो ट्यूब था ना उसको नाइट्रोमीटर बोलते हैं, N2 गैस कलेक्ट होती है। चलिए अब मैं आपको अगला बताता हूं, जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड, तो ये ड्यूमास हो गया, आ गया सेकंड बी वाला जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड में क्या होता है? जेल्डाल्स ने कैसे काम किया? सबने अलग अलग काम करा। जैसे ड्यूमास ने N2 गैस कलेक्ट करके काम करा, इन्होंने अमोनिया बना के काम किया, अमोनियम सल्फेट बना के। तो इन्होंने क्या करा? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट बना पाए, इन्होंने क्या करा? अमोनियम सल्फेट बनाया, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट बना पाए, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बना पाए, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट बना पाए, तो वो जेल्डाल से एस्टीमेट होता है। और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो इसने बना लिया एक्वस अमोनिया, NH4OH को क्या बोल दोगे? एक्वस अमोनिया प्लस Na2SO4। और इस एक्वस अमोनिया को ट्रीट करवाया, इसको ट्रीट करवाया किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन कराई और यहां पर ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बोल दो, यहां इन्होंने ऑब्जर्व करे मिली इक्विवेलेंट। तो इन्होंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया। क्या लगाया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इसके होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्वस अमोनिया, NH4OH को एक्वस अमोनिया बोलते हैं, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आपको निकाल के, मतलब ये दिए जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी दी जाएगी, वॉल्यूम दिया जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml से आता है। ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या मिलीग्राम, मिली इक्विवेलेंट बोल दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वॉल्यूम ml में होता है ना, वॉल्यूम ml में होता है, तो मिली इक्विवेलेंट बोलना ज्यादा बेटर रहता है ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, क्योंकि वॉल्यूम ml में होगा। तो मुझे बताओ, जो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट होंगे वही तो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट होंगे। तो मुझे पता चल गया अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट क्या है। अच्छा, नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है, कभी अगर सवाल में मोलरिटी दो तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, ठीक है। मोलरिटी इंटू 2 कर सकते हो आप। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकल आएगी? मोलरिटी इंटू 2 से निकल आएगी। मुझे पता चल गया अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, मुझे पता चल गया
तो अब मुझे मिल इक्विवेलेंट पता चल गया, तो मैं मोल निकाल करके वेट निकाल लूंगा। तो अमोनिया का वेट जो निकल कर आएगा वो आएगा 14 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं, ठीक है। और भाई अमोनिया में 14 ग्राम है ना, डिवाइडेड बाय कर दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, और एमएल लिया तो यहां पर मैं 1000 कर दूं, एमएल के लिए 1000 कर देता हूं, इंटू डब्लू नीचे डिवाइड कर दिया, और इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से अपन बना लेते हैं फॉर्मूला, क्या इससे ही उड़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और 10 को यहां डिवाइड कर देते तो ये आ जाएगा 1.4। तो 1.4 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाय डब्लू इंटू कुछ नहीं, सब कट गया देखो। तो 1.4 एनवी बाय डब्लू, 1.4 एनवी बाय डब्लू, ये मैंने आपका सीधा ही फॉर्मूला बना दिया। परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, काट दिया मैंने उसको, है ना। तो 1.4 एन इंटू वी बाय डब्ल्यू, 1.4 एन वी बाय डब्ल्यू, 1.4 एन वी बाय डब्ल्यू। आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना। अब एक बात ध्यान सुनो, जेल्डास मेथड में हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं जो ये बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो अमोनियम सल्फेट नहीं देते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इन दिस मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, है ना। अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया में बनाना मतलब अमोनियम सल्फेट बनाना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर सल्फेट इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। जेल्डास मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, नाइट्रो कंपाउंड के लिए नहीं होता, नाइट्रोसो के लिए होता, क्योंकि ये सब अमोनिया नहीं बना पाते, अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाते। एजो कंपाउंड अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता, एजॉक्सी कंपाउंड ऐसा दिख जाए वो नहीं बना पाता, नाइट्रोजन इन रिंग मिल जाए तो भी नहीं होगा। नाइट्रोजन रिंग के अंदर जैसे पायरिडीन ये होता है, ठीक, क्विनोलिन ये होता है, तो ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर भी मिलता है ना, तो भी भाई साहब ये एक्वस अमोनिया या अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता ये। तो इस वाली बात को आप पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल टाइप की चीजें आती है। अच्छा एक ये सवाल आया था सिंपल सा, बताओ जेल्डास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉपर सल्फेट एक्ट एज, करो पॉज करो, कॉपर सल्फेट कैसे एक्ट करता है, कैटालिटिक एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए जरा, जेल्डास मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडीन। बेटा पायरिडीन में तो नाइट्रोजन इन रिंग होता है, और नाइट्रोजन इन रिंग अगर है तो जेल्डास मेथड से आप नहीं कर सकते। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पायरिडीन कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, गलत बात है, दोनों ही गलत हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट बनाना जरूरी है। चलिए इसके न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूं, है ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे करना है। चलिए न्यूमेरिकल देख लीजिए इसका। इन जेल्डास मेथड अमोनिया फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फूड न्यूट्रलाइजेस, ये आ गया आपका डब्ल्यू, न्यूट्रलाइजेस 30 सेंटीमीटर क्यूब को एमएल बोल सकता हूं, और ये आ गया आपका वॉल्यूम, और ये आ गई नॉर्मेलिटी, लगा दो सीधा 1.4 एनवी बाय डब्ल्यू। परसेंटेज नाइट्रोजन आएगा 1.4 एनवी अपॉन डब्ल्यू, एनवी मतलब एमएल में लेना है ना। तो 1.4 नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, और वॉल्यूम कितना है 30 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में ही है, 100 से मल्टीप्लाई मत करना, वो कर चुके हैं अपन। ठीक है अगला सवाल देखें जरा, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय, परसेंटेज कैसे निकालते हो बताओ, जेल्डास ड्यूमास या दोनों, दोनों से निकालते हो, जेल्डाल से भी निकालते हो और ड्यूमास से भी निकालते हो। अगला सवाल एक और कर लो, बताओ जरा फटाफट से मुझको बता दो। 0.59 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा इवॉल्व अमोनिया, तो भाई साहब ये तुमको डब्ल्यू दे रखा है, जी हाँ, विच रिक्वायर्ड 20 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एमएल ही होता है ये, आ गया काम, लो हो गया। परसेंटेज नाइट्रोजन आ गया आपका 1.4 एनबी बाई डब्ल्यू, एन कितना है नॉर्मेलिटी, एन बाई 2 मतलब नॉर्मेलिटी 1/2, वॉल्यूम कितना है 20, एनबी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 0.59, ये आ गया आंसर, ठीक है। खेल समझ चुके हैं आप,
आइए मैं कुछ PYQ करवाता हूं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए बताइए। इन लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विद Fe+3। बताओ Fe+3 के साथ ब्लड रेड कलर वाला कंपाउंड कौन सा होता है, बताओ इनमें से कौन सा होता है। FeSCN2+। ब्लड रेड वाला कंपाउंड जो है वो Iron+3 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। अगला देखो जरा 2022 का, पॉज करके ट्राई करना। द जेल्डास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो नाइट्रो कंपाउंड से जेल्डास से एस्टिमेशन नहीं करते, नाइट्रोजन इन रिंग से नहीं करते, एजो कंपाउंड से भी नहीं करते, N को एजो बोलते हैं, तो इससे कर सकते हो, तो डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए जरा। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 एंड 725 mm प्रेशर इफ द एक्वस टेंशन इज 25 mm द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। देखें जरा, देखें जरा, मुझे क्या क्या दे रखा है, डब्ल्यू कितना है बताओ, 0.25 ग्राम, सवाल पढ़िए 0.25 ग्राम। वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है, 40 ml दे रखा है, कहां दे रखा है भाई साहब, 300 केल्विन पर, ठीक है, और प्रेशर कितना दे रखा है, 725, ठीक। एक्वस टेंशन कितनी दे रखी है, 25, हो गया काम लो। P माइनस P1 V1 बाई T1 लगाओ जरा, P माइनस P1 V1 अपॉन T1, P2 आप अपने मन से 760, 1 ATM 760 mm होता है, इंटू V2 इन ml निकालोगे, और T2 होता है 273, यहां से V2 इन ml निकाल लीजिए, ठीक है, ये निकाल लीजिए और पुट कर दीजिएगा यहां पर। परसेंटेज नाइट्रोजन 28 अपॉन 22,400 इंटू V2 अपॉन W इंटू 100, और W भी पता है तुमको क्या है, 0.25। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला देखिए जरा। इन द जेल्डास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75, ये आ गया डब्ल्यू, है ना, और ये आ गया आपका वॉल्यूम, और ये आ गया मोलरिटी दे रखी, तो नॉर्मेलिटी निकाल लेना जरा, मोलरिटी इंटू 2, H2SO4 का इनफैक्टर 2 होता है। तो आइए जरा, परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 1.4 N इंटू वी, एन कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 10 अपॉन 0.75, ये आ गया आंसर। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता जेल्डास में, कर चुके होते हैं अपन वो, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए। द लसाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजन। देखिए जरा, देखिए डाइल्यूट HNO 2025 में आया है, देख रहे हो आप, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब टेस्ट कराते हो ना हेलोजन का, तो पहले यूज करते हो, क्यों यूज करते हो बताओ। आप इसलिए करते हो ताकि Na2S और NaCN डिकम्पोज हो जाए HNO3 में। Na2S क्या बना ले, Na2S H2S बना करके उड़ जाए, और NaCN HCN बना करके उड़ जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी। अदरवाइज ये इंटरफेयर करेंगे। अगला सवाल देखिए जरा। 0.25 2025 के हैं जेईई मेन के, ताजा ताजा, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब सवाल। 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.15 ग्राम ऑफ AgBr, तो परसेंटेज Br निकालना है, तो 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू AgBr का वेट कितना है 0.15, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 0.25, और इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए जरा क्या कह रहे हैं आपसे। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 180 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 143.5 ग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ AgCl। चलिए परसेंटेज Cl निकालना है, तो 35.5 अपॉन 143.5। अब वेट ऑफ AgCl कितना है, ये मिलीग्राम में है, तो 143.5 मिलीग्राम को बेटा ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये आ गया आपका W1, और W कितना आ गया 180, और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक, वैसे तो कट ही जाएगा, रेशियो है ये तो, है ना, और इनटू 100 कर देना, ठीक है। अगला देखो जरा। विच वन गिव्स प्रशियन ब्लू कलर विद लसेन टेस्ट। लसेन टेस्ट के साथ प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू कौन करता है, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन होगा,
ठीक है। कार्बन एंड नाइट्रोजन बी आ जाएगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन वाला प्रश्न ब्लू बनाता है, Fe4 FeCN6 वाला है ना। चलिए अगला देखिए जरा। इन लसेइन टेस्ट, आप पॉज करके ट्राई करना, ये सब सवाल है ना। इन लसेइन टेस्ट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। बिल्कुल सही बात है, कोवेलेंट से आयनिक बनाते हो। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटिंग विद FeSO4 गिव्स K4 FeCN6। Fe4 होता है, K4 थोड़ी होता है। प्रेस्टिन ब्लू असर्शन सही, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक, अगला देखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। सही बात है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। स्टेटमेंट 2 बताइए। अमोनियम सल्फेट के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों? H2SO4 के साथ ही तो आप अमोनिया की रिएक्शन करवाओगे, एक्वस अमोनिया की। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 सही है, 1 सही है। ड्यूमास मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, स्टेटमेंट 1 सही है। और सेकंड क्या है? H2SO4 इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, है ना बेटा। ये ड्यूमास का स्टेटमेंट है, ये जेल्डाल्स का है, लेकिन ऐसा असर्शन रीजन नहीं है, तो स्टेटमेंट वाला सवाल है। तो पहला भी सही है इंडिविजुअली, दूसरा भी इंडिविजुअली सही है। सेकंड वाला जेल्डाल से रिलेटेड है। अगला, ये कर चुके हैं अपन ना अभी। हाँ, ये कर चुके। ये सवाल हो चुका है। अगला करिएगा। ये बताइए जरा, मैच द कॉलम कराना है। नाइट्रोजन के साथ कौन सा मैच करा दूं मैं? नाइट्रोजन के साथ कौन सा मैच करा दूं? रिएजेंट यूज या फिर प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी हो। नाइट्रोजन वाले परिवार में कौन आएगा? नाइट्रोजन के साथ आएगा Fe4 FeCN6, 3 नंबर आ जाएगा। सल्फर के साथ आएगा ये वाला Na2 सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड 1 आ जाएगा। फॉस्फोरस के साथ आएगा अमोनियम मॉलिब्डेट 4 आ जाएगा। और हेलोजन के साथ सिल्वर नाइट्रेट 2 आ जाएगा। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 डी आ जाएगा आंसर। क्लियर एकदम बात? क्लियर है बात? अगला सवाल। इन केरियस मेथड हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग HNO3। बताइए जरा, केरियस मेथड में हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। लेते हो ना आप केरियस में, हेलोजेंस के लिए सिल्वर नाइट्रेट लेते हो आप। अगला देखिए जरा, पॉज करके ट्राई करना सारे आपको, ये है ना। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W है, और 0.36 ग्राम जो हो गया वो W1 हो गया। तो परसेंटेज ब्रोमीन क्या आ जाएगा? W1 कितना है? सॉरी, परसेंटेज ब्रोमीन किससे निकलता है? 80/188 इंटू W1, W2 बोलते हैं वैसे इसको। W2 क्या है? 0.36 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 100। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर एकदम बात? समझ गए खेला पूरा? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Lassane test, when both nitrogen and sulfur are present in organic compound, sodium thiocyanate is formed। सही बात है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो SCN, सोडियम थायोसाइनेट बनता है। If both nitrogen and sulfur are present in organic compound, then the excess of sodium used in sodium fusion will decompose the। सही बात है। अगर excess Na आपने यूज करा तो ये क्या बना लेता है? ये NaCN और Na2S बनाता है, और ये इंडिविजुअल टेस्ट दे सकता है अपना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर एकदम? चलिए, एक सवाल ऐसा है, द ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन ड्यूमास में आपको बताना वैल्यू ऑफ y। मुझे ये बताओ, कितना आसान है देखना। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे आप? CxHyNZ। अब बताओ y क्या होगा? y क्या होगा? 7 होगा। आंसर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना आसान सवाल है। y क्या होगा? 7 होगा ना। C2H7NZ है ना, तो X2 हो जाएगा, Y7 हो जाएगा। ये तो सिंपल सवाल है। और Z1 हो जाएगा। लो देख लो। ठीक है, सिंपल बैलेंसिंग वाला सवाल है। तो ये था आपका अभी तक का खेल क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब हम चलेंगे प्यूरिफिकेशन पर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। देखिए जरा, प्यूरिफिकेशन में क्या होता है। अच्छा, प्यूरिफिकेशन से आप क्या समझते हो? प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इंप्यूरिटीज हैं उसको हटाना, उसको करना प्यूरिफाई।
और दूसरा ये होता है कि मान लो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करना, इसको भी हम प्यूरिफिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं, सेपरेशन भी होता है यहां पर, है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा ही थ्योरेटिकल है तो थोड़ा समझना है ना। सब्लिमेशन जो है और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सॉलिड के लिए करते हैं ना। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड कंपाउंड के लिए प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, और लिक्विड और गैस के लिए डिस्टिलेशन करते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करते हैं और क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ये 5 चीजें आपको पढ़नी है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वाला देखिए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी पर बेस्ड है ये, ठीक है। किसकी डिफरेंस, कंपाउंड की और उसके इंप्यूरिटी की, है ना। कंपाउंड एंड इंप्यूरिटी के डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी कहां पर, कोई सूटेबल सॉल्वेंट में है, उसके लिए हम ये क्रिस्टलाइजेशन लगाते हैं। द इंप्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, द इंप्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पेनिंगली या पार्शियल सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पार्शियल सॉल्युबल होगा, लेकिन अच्छा खासा सॉल्युबल होगा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन अपन यूज कर सकते हैं, है ना। मान लो कोई कंपाउंड है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और किसी दूसरे सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ध्यान रखना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटास एलम हो गया, ये हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। तो जो जो मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किए इसको आप जरूर लिखिएगा पॉज करके, है ना। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन बचपन में भी आप पढ़ते हो कि भैया सॉलिड से डायरेक्टली गैस आप बना लीजिए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड से सीधा गैस बनाइए, लिक्विड बने ही ना, तो हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आयोडीन को प्यूरिफाई करते हो, कैम्फर को करते हो, नेफ्थलीन को करते हो, अमोनियम क्लोराइड, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, इनको सब्लिमेशन मेथड से आप प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्टिलेशन को समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है जब दो कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो हम यूज करते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी कर सकते हो कि वोलेटाइल लिक्विड को नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी से सेपरेट कर लो। इसका मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब वेपर बनना, ऐसे कंपाउंड जिनकी वेपर बने, और नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर ना बने। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत आसान है ये तो, किसी की वेपर बन रही, किसी की नहीं बन रही है, तो जिसकी वेपर बन रही उसको सेपरेट कर लो, जिसकी नहीं बन रही उससे, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन भी पड़ा होगा, है ना। और जिसकी वेपर बन रही है उसको अलग कर सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की वेपर बन रही हो, तो आपको ये देखना होगा किसकी वेपर जल्दी बन रही है, किसकी वेपर बाद में बन रही है। जिसकी जल्दी बन रही है उसको वेपर में बना के सेपरेट कर लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है डिस्टिलेशन का, है ना। आइए एक एक करके समझते हैं कौन कौन से टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल होता है, वैक्यूम होता है और स्टीम होता है। क्या प्रिंसिपल है इसका, देखिए सिंपल डिस्टिलेशन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का अंतर, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री से ज्यादा हुआ तो हम यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से कम हुआ तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहा जाता है। इसको कब करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट से पहले कंपाउंड जो है वो टूट जाए, है ना। मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कंपाउंड इज डीकंपोज एट और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर बॉइलिंग पॉइंट से पहले कंपाउंड डिकंपोज हो जाए, जैसे ग्लिसरॉल वगैरह होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ग्लिसरॉल को स्पेंटली से अपन सेपरेट करते हैं। स्पेंटली क्या होता है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं ये, उसको हम सेपरेट करते हैं इससे, है ना। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है कि स्टीम में तो वोलेटाइल हो कंपाउंड, स्टीम में वोलेटाइल कंपाउंड हो बट इनसॉल्युबल हो वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे कंपाउंड जो स्टीम में वोलेटाइल हो और इनसॉल्युबल वाटर में, उसको स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। या ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही हो, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा में नहीं होती, तो आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। आइए एक एक करके अपन देख लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, टू सेपरेट लिक्विड्स विच हैव
सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी बताया। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को देखो जरा, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 होता है, एनिलीन का 457 होता है, 20 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, इसलिए हम इसमें सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक। फ्रैक्शनल में क्या करते हैं, टू सेपरेट लिक्विड विच हैव स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा कहां पर होता है, या ऐसा होता है टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्योंकि ये थोड़े से आपके ऐसे होते हैं जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कंपाउंड यूज करते हैं ना, वो अपन अल्केन्स वगैरह को यूज किया करते हैं ना, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट में उतना अंतर नहीं होता है, इसलिए हम उनको सेपरेट करते हैं ना। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी इसका नाम है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो बट दे डिकंपोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो लेकिन ये टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, मतलब कहां पर टूट जाते हैं, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं या उससे पहले भी टूट सकते हैं ये। जैसे ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करते हैं स्पेंटली से इन सोप इंडस्ट्री, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है वो होता है आपका 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल होता है, और इसमें अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन कहां यूज करते हो, टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। वाटर में तो इनसॉल्युबल हो गए, इमिसिबल हो गए, लेकिन स्टीम में वोलेटाइल हो गए, जैसे एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना पैरा नाइट्रोफिनॉल से, तो भी आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये कहानी है इसकी। आइए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को समझ लेते हैं जरा। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग विद इट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई कंपाउंड है ए, ठीक है, ये एक्वस में सॉल्युबल है, सही बात है, एक कंपाउंड है ए, ये एक्वस में पानी में सॉल्युबल है। मैंने यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बी डाल दिया, तो पता है क्या होगा, ए अब बी के साथ ज्यादा सॉल्युबल है, तो ए बी के पास चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। बस ये कहानी है इसकी। ए वाला जो है वो बी में चला जाएगा और आपको ए के साथ बी सॉल्युबल हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। यही कह रहे हैं आपसे इस लाइन में। ठीक है, द ऑर्गेनिक एंड एक्वस सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर, मतलब पानी और ये जो है वो इमिसिबल होंगे, दो लेयर बन जाएंगी। ठीक है, सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनल, मतलब आप यहां पर फनल लगा दीजिए और पानी को नीचे आप निकाल दीजिए और ए और बी अलग हो जाएंगे आपके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, ये है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर है, यानी कि यहां पर ए के साथ पानी है और आपने सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो बी। अब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर, मतलब ए चला जाएगा बी के साथ और ये आपकी एक्वस लेयर बचेगी, यानी कि पानी। यहां पर टूटी लगी हुई है, आप टूटी खोलिए, नीचे आप फनल लगा दीजिए, पानी अलग कर लीजिएगा और फिर ए वाला और बी वाला जो सॉल्वेंट है उसको अलग कर लीजिएगा। तो आप ये सेपरेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें होता है, मान लो मुझे फिनॉल को बेंजोइक एसिड से सेपरेट करना है। आप क्या करो, NaHCO3 एक सॉल्वेंट डाल दो, तो क्या होगा, NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब ये रिएक्ट कर लेगा तो ये NaHCO3 के साथ चला जाएगा और फिनॉल एक्वस मीडियम में ही रहेगा। तो फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट कर लेता है, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप। बहुत आसान तरीका होता है। आइए जरा एक लास्ट चीज और है, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जो है वो लेटेस्ट टेक्निक कहलाती है। हम कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी को, है ना। कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है, मान लो इंप्यूरिटी है उसको प्यूरिफाई करना है, या मान लो दो लिक्विड को सेपरेट करना है, ठीक, या प्यूरिटी को टेस्ट करना है, इसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं इसको। ठीक, और ये किस पर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी जो है पहली वाली, ये एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। एडजॉर्प्शन लिखा है ना, सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस फिनोमेनन होता है ये, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है, ऐसी सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, ऐसी सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन होता है। और वो सरफेस कौन सी यूज करते हैं यूजुअली, सिलिका जेल या एल्यूमिना। आप लोगों ने बचपन में जब स्कूल जाते थे
तो बैग देखा होगा, वाटर बॉटल्स देखी होंगी, वहां पर एक छोटी सी पुड़िया निकलती थी, पैकेट निकलता था जिसमें गोलियां होती थी छोटी छोटी सी, उसको बोलते थे सिलिका जेल। तो वो क्या करता है, वो बैग में या फिर आपकी वाटर में मौजूद मॉइस्चर वगैरह को एड्सॉर्ब कर लेता था, ठीक है, सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता था, ठीक। तो वो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो स्टेशनरी फेज यहां पर सॉलिड होता है, ये वाला स्टेशनरी फेज होगा सिलिका जेल एल्यूमिना, और लिक्विड फेज जो है, मोबाइल फेज जो है, वो लिक्विड या गैस होगा। भाई जैसे मान लो आपने बोला कि जो मॉइस्चर वगैरह है उसको एड्सॉर्ब करता है, तो मॉइस्चर क्या हो गया, मोबाइल फेज, और सिलिका जेल क्या हो गया, आपका स्टेशनरी फेज। सिंपल सी बात है। दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेशन के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। आपको मान लीजिए इंक दी गई है कोई, उस इंक में पता लगाना है कौन कौन से कलर मौजूद थे, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको यूज करते हैं। एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, एक आपके पास कॉलम लिया, ठीक है, ये इसको कॉलम बोलते हैं ना, एक कॉलम है। इसमें क्या करते हैं, ग्लास वूल यहां पर लगा देते ताकि लिक्विड एकदम से नीचे ना गिरे। हम एड्सॉर्बेंट यहां लेते हैं जो कि स्टेशनरी फेज है ना, एड्सॉर्बेंट सिलिका जेल या फिर आप एल्यूमिना वगैरह ले सकते हो। आपने क्या करा, 3 कंपाउंड का मिक्सचर डाल दिया यहां पर, और साथ में आपने एक सूटेबल सॉल्वेंट डाल दिया। अब ऐसा होगा ना कि मेरे पास 3 कंपाउंड, समझ लो, ये तो आप पढ़ लोगे, समझ लो, मेरे पास 3 कंपाउंड है, ए है, बी है और सी है। इनकी अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी इस सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर ए है, बी है और सी है, मैंने ये मान लिया कि ए वाला जो है वो सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है या ज्यादा डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है, तो ए वाला सॉल्वेंट के साथ ऊपर चला जाएगा पहले, तो बी और सी नीचे रहेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, ए चला गया, तो अब बताओ बी और सी में कौन जाएगा। मान लिया कि बी का एड्सॉर्प्शन ज्यादा है तो बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्वेंट के अंदर मुझे अलग अलग लेयरिंग मिल जाएगी। मैं यहां से टूटी खोलूंगा, ग्लास वुल हटाऊंगा, ठीक है, मतलब वही रुई वगैरह होती है, यहां पे रुई हटाएंगे। आप सी को सेपरेट कर लो, आप बी को सेपरेट कर लो, आप ए को सेपरेट कर लो, अलग अलग फनल में। भाई 3 लेयर बन गई, तो जैसी पहली लेयर खत्म हो जाए, आपका जो टेस्ट आपने जो फ्लास्क लिया है उसको अलग कर लो, 3 फ्लास्क ले लो, फिर आप बी को सेपरेट कर लो, फिर सी को सेपरेट कर लो। यही कहानी यहां लिखी हुई है। इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज होता है। कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज इज एडजॉर्ब फर्स्ट, देन द कंपोनेंट विच इज लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज, ठीक। द मोस्ट रेडली एडजॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप। देखो, मोस्ट readily adsorbed substance are written near the top and other come down in various distances। मतलब सॉल्वेंट में जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। थिन लेयर में क्या होता है, आपको कलर सेपरेट करना है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज पता है कहां करते हैं, जैसे फॉरेंसिक जब होता है ना, मान लो किसी ने आपके फर्जी साइन कर दिए, ठीक है, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है तो वो टीएलसी करते हैं उसका। किसी ने फर्जी साइन कर दिए किसी पेन से, अब उस पेन में कौन कौन सी इंक मौजूद थी वो पता लगाया जाता है, ठीक है। और दोबारा से साइन मान लो किसी और डॉक्यूमेंट पे कोई और कलर से मिले, तो अलग अलग कलर मिल जाएंगे तो पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, तो टीएलसी करते हैं वहां पर, है ना। तो क्या करते हैं, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर ओवर थिन लेयर ऑफ द एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास। हम क्या करते हैं, ग्लास की एक प्लेट होती है ना, कांच की एक प्लेट मान लीजिए आप, उस कांच की प्लेट पर सिलिका जेल को का पेस्ट लगा देते हैं, सिलिका जेल का पेस्ट लगा देते हैं उस ग्लास की प्लेट पर, कांच की प्लेट पर, ठीक है। और जिस भी पेन की इंक के बारे में पता करना है कि कौन कौन से कलर इसमें मौजूद रहे होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें रहे होंगे, उस ग्लास की प्लेट में नीचे की तरफ एक डॉट लगा देते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई पेन है, उससे मैंने डॉट लगा दिया, सपोज ये वाला पेन है, देखना, सपोज मेरे पास ये वाला पेन है, मुझे पता लगाना है कि इसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है, इसमें क्या क्या मौजूद है, इससे मुझे पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, ग्लास की प्लेट पर ऐसे डॉट लगा दूंगा नीचे की साइड एक, चल क्यों नहीं रहा, चलना चाहिए ना पेन चलिए मान लीजिए ये है, आप ये समझ लीजिए, यूं समझ लीजिए कि ये ग्लास की प्लेट है, ठीक है, ये ग्लास की प्लेट है, यहां पर मैंने नीचे डॉट लगा दिया, इस जगह पर, इस जगह मैंने डॉट लगा दिया और इसको डिप कर दिया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर, है ना। तो ग्लास की प्लेट को मैंने डिप कर दिया है, नीचे मैंने एक डॉट लगा दिया जिसको सैंपल डॉट कह रहे हैं।
अब क्या होगा, यहां लगता है कैपिलरी एक्शन। क्या लगता है यहां, कैपिलरी एक्शन लगता है। तो जो इस सैंपल डॉट के अंदर कलर मौजूद होंगे उनका अलग अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, तो वो ऊपर की साइड अलग अलग जगह पर अपना रंग छोड़ देंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट अभी के अभी कर सकते हो। आप किचन में जाओ, एक कांच का ग्लास ले लो ताकि दिख जाए, कांच का ग्लास है ना, एक कागज ले लो, आप ये एक्सपेरिमेंट कागज से भी कर सकते हो, पेपर ले लो, ठीक है, एक पेपर काटो रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक, नीचे की तरफ जो भी पेन आपके घर में मौजूद है, आप जिस भी पेन से अभी भी लिख रहे हो, आप क्या करो, नीचे एक डॉट लगा दो और उसमें थोड़ा पानी डाल लो ग्लास में और डिप कर दो। थोड़ी देर बाद देखना नीचे से कैपिलरी एक्शन लगेगा तो कलर ऊपर की तरफ अलग अलग दिखेंगे आपको, आप खुद कर सकते हो ये। तो ये कहानी होती है इसमें, है ना, यही कहानी है। द कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव अप अलॉन्ग विद द एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वही सिलिका जेल का पेस्ट, सिलिका जेल के पेस्ट को बोलते हैं एलिमेंट, है ना, तो उसके साथ मूव करेगा एट डिफरेंट डिस्टेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो होगा क्या, पानी भी ऊपर चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन लगेगा तो इंक तो ऊपर चढ़ेगी ही, पानी भी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन आप ये देखेंगे पानी ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा और इंक जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी, ठीक। तो इसका एक क्रोमेटोग्राम डेवलप होता है जो कि ऐसा दिखता है। आप जब उस कागज को बाहर निकालेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। सैंपल डॉट नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर इस सैंपल डॉट में अलग अलग कलर हैं तो ऐसा एक डॉट है, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, अलग अलग कलर के आपको डॉट मिलेंगे यहां पर, आप खुद करके देख लो, आज के आज ही कर लो, आपको अलग अलग डॉट मिलेंगे यहां पर, ठीक है, अगर एक से ज्यादा कलर उसमें मौजूद हुए तो। और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा चढ़ जाएगा। सॉल्वेंट कितना चढ़ा, वाई, है ना, और स्पॉट कितना चढ़ा, वो जो कलर है वो कितना चढ़ा, वो मान लीजिए एक्स चढ़ा, और ये कितना चढ़ा, वाई चढ़ा। तो इस डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम से आप कंपाउंड की पोलैरिटी के बारे में पता लगा सकते हो। और वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है आपका रिटार्डेशन फैक्टर से। इससे ध्यान से देखिए जरा, ये पता लगता है आपका रिटार्डेशन फैक्टर से, ठीक, ये पोलैरिटी के बारे में पता लगाने के लिए निकाला जाता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम बेसलाइन, नीचे आपने डॉट लगाया था, अब ये डॉट कितना ऊपर चढ़ा उसको एक्स बोला, पानी कितना ऊपर चढ़ा, हम पानी ले रहे हैं सॉल्वेंट है ना, पानी कितना ऊपर चढ़ा, वाई चढ़ा, तो एक्स अपॉन वाई रिटार्डेशन फैक्टर। पानी ज्यादा चढ़ता है डॉट कम चढ़ता है तो ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। इसके हिसाब से तुम आप पोलैरिटी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जिसका आर एफ ज्यादा हो आर एफ कम हो, उस हिसाब से आप आंसर बता सकते हो कौन सा कंपाउंड ज्यादा पोलर कौन सा कम, वो डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अगली वाली एक क्रोमेटोग्राफी और देख लो। पहली वाली कौन सी थी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन में कौन से थे, कॉलम था और थिन लेयर था। एक और अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, इसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, एक पेपर होता है उसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए जरा, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई पेपर है तो पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जो आप टीएलसी में ग्लास की प्लेट से करते हो वो ये पेपर भी काम करता है। यहां नीचे आप सैंपल डॉट लगा दीजिए, ये कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो आप अलग अलग टाइप से आरएफ निकाल सकते हो। टीएलसी से आप क्या करते हो, टीएलसी से करते हो ग्लास प्लेट से, और ये पार्टीशन वाली होती है एक पेपर से। आप पेपर लेके ऐसे फोल्ड करके उसको सॉल्वेंट में डिप कर दोगे तो आपको पेपर वाला क्रोमेटोग्राम दिखेगा, है ना। Based on continuous differential partitioning of the component of the mixture between stationary and mobile phase होता है। स्टेशनरी फेज लिक्विड है, मोबाइल फेज भी यहां पर लिक्विड है, क्योंकि जो पेपर है ना इसमें हम वाटर को ट्रैप करा देते हैं, है ना, वाटर को ट्रैप कराते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जो डॉट चढ़ता है वो वाटर ट्रैपिंग में फंस जाता है, ठीक है। आ स्पेशल क्वालिटी पेपर जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, है ना, इसी पेपर को क्रोमेटोग्राफी पेपर बोल दो, वो यूज करते हैं। किससे बनता है, सेल्यूलोज का पेपर होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेंट देखो, जो कह रहा था ना, वाटर ट्रैप्ड इन इट, ये जो पेपर आपने लिया इसके अंदर वाटर ट्रैप रहता है, ठीक है, जो स्टेशनरी फेस के फॉर्म में काम करता है। जैसे आप देख लो ऐसा दिखेगा, आप देखो सेम वही फील देगा जो टीएलसी फील देता है, वही ये फील देगा। बस यहां क्या हो गया, ये आपने जो ये वाला लिया ना, ये जो लिया ना, ये यहां पर सैंपल डॉट लगाया, सेम वही कहानी पूरी। सॉरी स्क्वायर, सेम वही कहानी देखो, सैंपल डॉट ऊपर जाएगा बेस लाइन से। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर से करते हो आप, है ना, स्पेशल पेपर होता है, सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, अब मैं सवाल करवा देता हूं आपको। सवाल देख लो, सवाल से पता चल जाएगा आपको क्या करना है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, बताना जरा, सॉलिड से वेपर में गए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बहुत बढ़िया, कौन सी टेक्निक होती, सब्लिमेशन। इतना आसान सवाल आता है, सॉलिड से सीधे गैस में जाओ, सब्लिमेशन।
अगला सवाल देखिए जरा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। अगला देखिए जरा, अ लिक्विड कंपाउंड कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली। देखो स्टीम डिस्टिलेशन वाले क्या होते हैं, स्टीम वोलेटाइल और वाटर इमिसिबल। स्टीम वोलेटाइल होते हैं और वाटर में इमिसिबल होते हैं। मतलब स्टीम में एक तरीके से सॉल्युबल हो रहे हैं, पानी में इनसॉल्युबल है ना। स्टीम वोलेटाइल और वाटर इमिसिबल होते हैं, डी आ जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम बात। अगला देखिए, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर लो आप। क्यों कर लो, क्यों कर लो, क्योंकि ऑर्थो जो है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इंट्रा वाला ये इंटर करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर करेगा, तो इसका इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। मतलब वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इसकी ज्यादा होगी तो स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। समझ गया खेल पूरा। अगला देखें जरा, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर मिसिबल विद वाटर वेपर्स। देखो ये क्या कह रहे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट मिसिबल विद वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स के साथ, यानी कि स्टीम वोलेटाइल हो गई ये, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन। समझ गए बात आप, इतना आसान है। अगला देखिए जरा, अगला देखिए जरा, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस द जज suspected that some changes in the document has been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at different places. According to you, which technique, बताओ कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं इंक के बारे में पता लगाने में कि कौन कौन से कलर यूज हुए थे। चलिए अगला सवाल करिए, पॉज करके ट्राई करना है सारे, है ना। टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी। देखो टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट, टू सॉलिड, सॉलिड 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 के लिए क्रिस्टलाइजेशन ई आ जाएगा, सीधा सीधा सॉलिड के लिए क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक। लिक्विड दैट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बताइए जो बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डी आ जाएगा। स्टीम वोलेटाइल लिक्विड जो हो जाएंगे वो स्टीम डिस्टिलेशन से हो जाएंगे। टू लिक्विड विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आपको फ्रैक्शन सेपरेट करना। टू लिक्विड विद लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सिंपल डिस्टिलेशन, सी आ जाएगा। समझे बात आप, इस तरीके से सवाल होंगे, आप कर लेना। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपेनॉन। बताइए क्या बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 20 डिग्री से ज्यादा है, 97 में से माइनस कर लो 56, 20 से ज्यादा है, यानी कि सिंपल यूज कर सकते हो। लिक्विड विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20, भाई साहब एकदम सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बात समझ में आई आपको, समझ गए, जी हाँ। चलिए इसका न्यूमेरिकल और कर लीजिए। ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर वाइल सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5, यानी कि ये वाई हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्स हो गया रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, और वैसे भी लेस देन 1 लाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे रख लो, और आपको आंसर चाहिए 10 की पावर -1 के फॉर्म में चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.7, तो आप लिखोगे 7 इंटू 10 की पावर -1, तो 7 इंटू 10 की पावर -1 उधर लिखा हुआ है ना, 7 आंसर आ जाएगा। अगला बताइए जरा, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड। क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, ठीक। चलिए अगला बताइएगा जरा, डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, बता दिए जरा, बोलिए। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के लिए करते हैं डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है आपका क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस के लिए, 3 आ जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा स्टीम वोलेटाइल एल्निल के लिए, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ग्लिसरॉल के लिए किया जाता है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। बात समझ में आई, इस तरीके से आप सवालों को क्रैक करते जाइएगा, और क्या बचा।
अब ये सवाल है एक, देखो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सही बात है, कॉलम और थिन लेयर एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। A thin layer of silica gel is spread over a glass plate of suitable size in thin layer chromatography which act as adsorbent, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, रीजन भी सही है, बहुत आसान है, समझे खेल। ग्लिसरॉल इज सेपरेट इन सोप इंडस्ट्री, ग्लिसरॉल को सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही था इसमें, है ना। तो जितना मैंने आपको बताया है वही मैंने एग्जाम्पलर के भी सवाल आपको करवा दिए, मैंने जेई के भी पीवाईक्यू करा दिए, मैंने नीट के भी पीवाईक्यू करा दिए, ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे की साइड देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हाँ, खत्म हो गया नीचे भी। हाँ, सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके हो चुके हैं, जेई के इतने सारे सवाल हमने कर लिए हैं। बस आपका काम क्या है, इस वाले पार्ट को, जीओसी का ही पार्ट होता है वैसे ये, इस वाले पार्ट को अलग से थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप क्या करिए, मैं आपको इसका तरीका बता दूं, बहुत आसान तरीका। आप 3 से 4 पेज में इस चैप्टर नहीं, इस पार्ट को खत्म कर सकते हैं। कैसे, ध्यान सुनिए। एक पेज कहां गया, एक पेज में आप लिख लीजिए, आगे पीछे है ना, आगे पीछे क्या कर रहा हूं, एक पेज में आप कर लीजिए क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक पेज लीजिए, इसमें आप क्वांटिटेटिव के फॉर्मूले लिखिए, यहां आप ऑब्जर्वेशन लिखिए और जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिख लीजिए, है ना, जैसे कौन कौन से लसाइन एक्सट्रैक्ट होते हैं ये सब। और एक पेज में आप लिख लीजिएगा क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट, यानी कि ये प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट। 3 पेज में आपका काम हो जाएगा। जितना मैंने आपको बताया आप इसको रिवाइज तो करेंगे, तो जब आप इसको रिवाइज करें ना, तब आप उसको समराइज कर लें 3 पेज के अंदर। जो जो मैंने पार्ट आपको बताए उतना ही करना है, उसी में से ही सवाल आएगा, ठीक है। बस इतना आप कर लीजिए, 3 पेज में आपका पूरा चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गया खेल। चलिए, तो आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते आपको सुना देते हैं 2 लाइनें, आप भी क्या याद रखेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे मालिक, सुन लो फिर इसी बात पे। जो भी लोग रिलेशन में हैं, जो भी लोग रिलेशन में हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रोज डे, और जितने भी सिंगल लोग हैं उन लोगों को हैप्पी रोज जैसा डे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ओके बाय।